નમસ્કાર. નવજીવન ટ્રસ્ટ આયોજિત નવજીવન ટોક્સમાં હું રામ મોરી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણી વચ્ચે હિન્દી સાહિત્યના એક નવા નામ જેને નવી પેઢી ખૂબ પ્રેમથી વાંચે છે અને હિન્દી સાહિત્યમાં એક નવો દોર ચાલુ થયો છે, નઈ વાલી હિન્દી. અને એ નઈ વાલી હિન્દીમાં અનેક અદ્ભુત લેખકો આવ્યા છે. એણે નવલકથાઓ આપી છે, વાર્તાઓ આપી છે અને એ પરંપરાના એક મજબૂત કહી શકાય એવી सशक्त कलम છે दिव्य प्रकाश दुबे. तो हमारे बीच आज दिव्य प्रकाश दुबे पधारे. मैं उनको सादर विनती करता हूँ कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए. आदरणीय दिव्य प्रकाश दुबे. दुबे जी कहानियाँ लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, स्क्रीन राइटिंग भी करते हैं. 6 उनकी किताब, अब तक 6 किताब उनकी पब्लिश हो चुकी है. और मणिरत्नम की बहुचर्चित फिल्म PS1 और PS2, जिनका प्रोनाउंसिएशन हमेशा मैं गलत ही करता हूँ, पोन्विनियन सेल्वन, उन दोनों फिल्मों की हिंदी डायलॉग्स इन्होंने लिखे हैं. और उसके बाद इम्तियाज़ अली निर्मित डॉक्टर अरोरा, सोनी लाइव चैनल पर वो है पूरा शो, वेब सीरीज़, उनमें भी संवाद लेखन का काम उन्होंने किया है. उनका आगे भी संवाद लेखन और स्क्रीन राइटिंग का काम आने वाला है. महानगरों में उनके किस्से कहानियों के शोज़ बड़े पॉपुलर हैं. लोग आते हैं, कॉरपोरेट में लोगों को कहानी अच्छी लगती है, वो लोग सुनते हैं और उनका बड़ा सुंदर मसाला चाय, उनके किस्से और कहानियों का शोज़ होता है. लोग पढ़ते हैं और नई पीढ़ी खास करके दिव्य प्रकाश दुबे को बेशुमार मोहब्बत करती है. तो उनकी कहानी और किस्सों के बारे में बात करनी है. इस लेखक की अगर लिखाई को आप देखो, उनके ढंग को देखो, तो मज़ा इस बात में है कि उनकी हर खिड़की से आसमान अलग है. किसी एक खिड़की से वो आसमान की बात नहीं करते. मैं उन्हीं की राइटिंग का एक एग्जाम्पल देकर आपको बताता हूँ कि वो कहते हैं कि पता नहीं 2 लोग एक दूसरे को छूकर कितना पास आ पाते हैं. हाँ, लेकिन इतना तय है कि बोलकर अक्सर लोग छूने से भी ज़्यादा पास आ जाते हैं. तो हम मानते हैं कि वाह लेखक, आपने ये बात हमें आपको बताया, आपने मौन की बात की है, नहीं आपने बोलने की बात की है. तो हम बड़े खुश हो गए कि बोलने का, प्यार में, रिश्तों में बोलने का क्या मतलब होता है. फिर वही लेखक अलग किताब में कुछ और बताते हैं. वो बताते हैं कि किसी के साथ बैठकर चुप हो जाना और इस दुनिया को रत्ती भर भी बदलने की कोई कोशिश न करना ही तो प्यार है. फिर पाठक पूछता है कि आप तय कर लो, हमें चुप रहना है कि बोलना है. मैंने इसलिए कहा कि इनकी हर खिड़की से आसमान अलग है. फिर इनकी 6 किताब को आप देखो तो हमें पता चलता है कि अक्टूबर जंक्शन है, वहाँ पर एक कैफ़े है और उस कैफ़े का नाम है मुसाफिर कैफ़े. वहाँ पर दिव्य प्रकाश दुबे बैठे हैं, अपने पाठकों के साथ बात करते हैं और बातों के साथ उनको मसाला चाय पिलाते हैं. पाठक जब मसाला चाय पीते हैं तो बताते हैं कि लेखक कोई कहानी बताइए. तो लेखक तय करते हैं कि कहानी तो सुनाऊंगा लेकिन शर्तें लागू है. मेरी बातें इब्न बतूती है. पाठक कहेगा इस शब्द का कोई अर्थ होता नहीं है. तो लेखक बताते हैं कि जीवन में हर शब्द का, हर चीज़ का अपना एक मतलब नहीं होता है. कुछ बात ऐसी होती है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, फिर भी हमारी भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है. कुछ लोग मेरी तरह जो बहुत बतियाते हैं वो पहाड़ों के सामने चुप हो जाते हैं, और कुछ लोग जो हमेशा चुप रहते हैं वो समंदर के सामने खड़े होते हैं, तब कोई ना कोई धुन गुनगुनाते हैं. तो पाठक कहता है कि देखिए, अगर आपने ये एग्जाम्पल दिए तो इनका कोई अर्थ होता है. आप बता रहे हो कि इब्न बतूती का कोई अर्थ नहीं होता. उन्होंने कहा ठीक है, चलो मैं अपनी कहानी बताता हूँ. कहानी का नाम है यार पापा. तो पाठक ने कहा रुकिए, अब मैं आको बाको करके आपकी हर कहानी की नज़र उतार लेता हूँ. तो ये नई पीढ़ी के अपने पसंदीदा लेखक है दिव्य प्रकाश दुबे. हर लेखक की अपनी एक यात्रा होती है, हर यात्रा का अपना एक मुकाम होता है, और उन मुकाम और यात्रा के बीच में लेखक कहीं ना कहीं कहानियों को तराश रहा है. और लिखने के बाद लेखक तय नहीं कर पाता कि मैंने कहानी को लिखा है या कहानी ने मुझे लिखा है. तो आइए हम दुबे जी से पूछते हैं कि ये कहानी लिखने की शुरुआत कहाँ से हुई, इस यात्रा में आपको कौन मिले, क्या पाया, क्या गवाया, और आगे की क्या सोच है. मसाला चाय पीकर मिलते हैं दिव्य प्रकाश दुबे को.
अच्छा, मुझे लगा था कि यहाँ पे सवाल जवाब होगा, मैं तो बड़ा आराम से बैठा हुआ था कि सवाल आएंगे, एक एक बॉल आएगी, एक एक बॉल पे मैं बैटिंग करता रहूँगा। यहाँ एकदम से हुआ कि ये वैसे ही है जैसे मैं हिंदी मीडियम स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, क्लास 12 तक। एक OCF इंटर कॉलेज था, एक एक्टर है राजपाल यादव, आप लोगों ने देखा होगा। वो जिस फैक्ट्री स्कूल में काम करते थे, जो फैक्ट्री होती थी पहले OCF ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, तो उन्हीं के ही एम्प्लॉयज़ के लिए स्कूल था वो बना हुआ, जहाँ 1 रुपये 80 पैसे फीस होती थी। हम लोग 2 रुपये देते थे और हम लोग के मास्टर साहब 20 पैसे नहीं लौटाते थे। तो हम लोग ये जोड़ते थे कि हमारी क्लास में 92 जो बच्चे हैं, सबका जोड़ मिला के 19 रुपये उनके बन गए उस दिन। हम लोग ये हिसाब करते रहते थे सारे। तो वहाँ पे होता क्या था, जब आप हिंदी में ऐसे लिखते हैं, जब आता था ना कि एक, अगर मैं इस देश का मुख्यमंत्री होता तो, अगर मैं शिक्षा मंत्री होता तो, अगर मैं ये होता तो, वो होता तो, इस तरीके के ऐसे आते थे। तो होता क्या था, जब ऐसे आते हैं तो आपको, अगर आप 8-9 पेज लिखोगे तब 10 में से 7 नंबर मिलेगा। और अगर आप केवल हेडिंग लिख दो वहाँ पे कि ये ना कि ये हेडिंग है और इसको जो एक्सप्लेन करते थे लोग, तो उसके बाद आपको उसमें से वहाँ पे हेडिंग के ही नंबर मेन होते थे, वहाँ पे आपको 5 मिलेंगे। तो हमेशा मैं एक पेज में हेडिंग लिखता था और अगला एक पेज पहली हेडिंग एक्सप्लेन करता था और उसके बाद स्टार बनाता था और स्टार बना के ऊपर लिखता था कि समयाभाव के कारण छोड़ना पड़ रहा है लेकिन आगे इन्हीं बिंदुओं को मैं विस्तार से बताता। तो वहाँ से पता नहीं वो था अंदर लेखक या नहीं था, लेकिन उस दुनिया से मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कभी किताब लिखूंगा या कोई किताब की बात होगी। और आपको जहाँ बताइएगा वहाँ पे हम लोग सवाल जवाब ले लेंगे, क्योंकि मैं तो वैसे ही आ गया यहाँ पे जैसे हाई स्कूल का अपना बोर्ड का एग्ज़ाम देने गया था बिना तैयारी के और कोई भी यात्रा या जो राइटिंग, जैसे मैं बचपन में जो हमारे घर में, मेरे घर में चूँकि पढ़ने का बहुत माहौल था, मेरे पिताजी अभी भी रात में जब किताब हाथ से गिर जाती है तब वो सोने जाते हैं, कोई और बत्ती बंद करता है। ये हम लोगों ने देखा है बचपन से, तो हमें यही तरीका समझ में आया कि ऐसे ही होता है था। और वो हर चीज़ पढ़ते थे, रजनीश ओशो से लेके सुरेंद्र मोहन पाठक से लेके इब्ने सफ़ी से लेके प्रेमचंद से लेके सब कुछ। और फिलॉसफी उन्होंने अपना सरकारी नौकरी में थे तो अपने एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए फ़िलासफ़ी पढ़ी थी। तो हम लोग को हर तरीके का वो एक्सेस था कि होता है और इसे किताब गिर जाती है। और किताब पढ़ना एक ज़रूरी काम था डेली। जैसे घर में हमने यही देखा था, जैसे मुझे कभी ये नहीं कहा गया कि किताब पढ़ो, और पढ़ने के लिए भी कभी नहीं कहा गया। ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि सरकारी नौकरी में खास करके जो अधिकारी होते हैं जो लोग, तो उनके बच्चों के साथ एक ज़ाती हो जाती है कि वो सब कुछ हो सकते हैं दुनिया में, वो पढ़ने में ख़राब नहीं हो सकते क्योंकि उनके पिताजी लोगों ने तो पढ़ के ही जो पाया है सो पाया है ना। तो इसलिए ये, लेकिन मेरे को कभी नहीं कहा गया। बल्कि मैं आपको बताता हूँ, 10th एग्ज़ाम मेरे चल रहे थे बोर्ड के, और सुबह 4 बजे उठ के मैं अपना, 7 बजे से पेपर होता तो 4 बजे उठ के जो आखिरी में रिवाइज़ कर रहा था, तो अपना वॉशरूम जाने के लिए वो उनकी नींद खुली होगी तो आए, और तो उन्होंने पूछा किस चीज़ का पेपर है, तो मैंने कहा मैथ्स का पेपर है। तो कह रहे थे जब मैथ्स का पेपर है तो लास्ट के 2 घंटे में उसमें क्या कर लोगे, जब साल भर नहीं पढ़ा तो 2 घंटे में ऐसा क्या रिवाइज कर लोगे कि वहाँ जाके कर लोगे, मैथ्स तो आती है या नहीं आती है, उसमें लास्ट के 2 घंटे में क्या है ऐसा। तो हाई स्कूल का पेपर दे, फिर हुआ, फिर पेपर वो चलते रहे। फिर 2 दिन बाद हिंदी का पेपर था, फिर उनकी नींद खुली, मैं अपना रिवाइज कर रहा था। तो उन्होंने कहा किस चीज़ का पेपर, मैंने कहा अब उनको ये देखिए कि मैं हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, पूरे खानदान को पता चल जाता है जब लड़का 10th देता है, तो उनको ये नहीं पता था किस चीज़ का पेपर है। तो उन्होंने कहा कि किस चीज़ का पेपर है, मैंने कहा हिंदी का पेपर है। तो कहते यार हिंदी में दुबे खानदान में 150 साल में किसी ने पढ़ के हिंदी का पेपर नहीं दिया है, तो तुम अब हिंदी भी तुम पढ़ के दोगे, मतलब इतने खराब दिन आ गए हैं क्या हम लोगों के तो हम लोग इस माहौल से, यहाँ से जर्नी मेरी शुरू होती है कि जो कि जहाँ पे एक गिवन है ये चीज़ कि हमें ठीक से आना चाहिए। क्योंकि आप जब कॉमिक्स पढ़ रहे हो, आप जैसे मेरी बहन ने तो तुतलाती थी जब वो, तब से वो कॉमिक्स पढ़ रही है। तो चूंकि घर में ऐसा माहौल था, हमारे इनफैक्ट कोई रिश्तेदार आते थे, मामा वगैरह आते थे, और जैसे हम लोग के मामा भी ऐसे थे कि जब वो आते थे तो बहुत लंबा रुकते थे। तो वो जैसे ही आते थे तो मैं उनसे पूछता था कि मम्मी ये कब जाएंगे, या जैसे कोई आया रिश्तेदार तो मैं पूछता था कब जाएंगे, तुरंत पूछता था। क्योंकि उस समय जिस छोटे शहरों में हम जब बड़े हो रहे थे तो वहाँ पे माहौल ये था कि जब वो कोई जाता था तो स्टेशन छोड़ने जाने का एक ट्रेंड था। तो जब स्टेशन छोड़ने जाते थे तो वहाँ पे एक किताब की दुकान होती थी कॉमिक्स की, और बाकी जो मैगज़ीन मिलती है। तो ये था जब छोड़ने जाएंगे तो वो जाते समय एक कॉमिक्स दिलवाएंगे।
तो इसलिए लालच ये होता था कि भाई वो जल्दी जाएं ताकि हमें कॉमिक्स मिल जाए। और तो इस तरीके के माहौल से मैं पढ़ा था, लेकिन ये चीज़ें बाद में काम आएंगी ये मुझे तब तक नहीं पता था लाइफ में। और जब आगे बढ़े, ट्वेल्थ हुआ, तो ट्वेल्थ के बाद सभी के साथ जैसे होता है कि कन्फ्यूजन का समय आता है। ट्वेल्थ के बाद आपको नहीं पता रहता है कि आपको क्या करना है, और जब नहीं पता रहता है तो फिर आप जो साथ में सुरेश दिनेश विकास कर रहा है, तो आप भी सुरेश दिनेश विकास, क्योंकि विकास कर रहा है तो वो सही होगा। विकास ने रिसर्च की है, विकास ने नहीं किया तो उनके किसी रिश्तेदार ने रिसर्च की है कि इंजीनियरिंग में सब अच्छा हो जाता है। और जब आप उसमें, तो उस मतलब मैंने सोचा ही नहीं, मुझे ट्वेल्थ के बाद मुझे ये था ही नहीं। और घर में जो किताबें भी थी, और ख़ास करके रशियन राइटर्स की किताबें देखें या जो क्राइम फिक्शन लिख रहे होते हैं, तो वो हमेशा किताब के जो पीछे कवर होता है, उन लोगों की जो राइटर लोगों की फ़ोटो होती है उसमें वो पाइप पी रहे होते हैं, है ना। पहले मैं यही समझता था कि पाइप वही पी सकता है जो राइटर होता है। बहुत साल बाद मेरे भरम टूटे कि राइटर बनने के लिए बहुत कुछ और पीना पड़ता है। मतलब ज़िंदगी को तो पीना ही पड़ता है। तो ये मैं बहुत दिनों तक समझता था। फिर वो रेगुलर बहुत ज़िंदगी रही मेरी। मैं इसलिए इसको ऐसे बता रहा हूँ ताकि आप ये जानें कि ये राइटर हो जाना कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है ना। तो वो ट्वेल्थ के बाद जब तैयारी करने आ गए, तो हम भी तैयारी करने, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं तो अपना कर रहे हैं तैयारी। करते करते फिर एक प्राइवेट कॉलेज में पहुंचा, और प्राइवेट कॉलेज में पहुंचा तो वहाँ कुछ प्लेसमेंट नहीं होना था। और लेकिन तैयारी वाला समय मुझे ये समझ में आ गया था कि तैयारी मैं गलत चीज़ की कर रहा हूँ। लेकिन जो सबसे कन्वीनियंट रैट रेस होती है, हम सबसे जल्दी उसको पकड़ते हैं क्योंकि सब लोग कर रहे हैं तो यही सही होगा। ये मुझे बहुत बाद में जीवन में पता चला कि ज़्यादातर लोग पैसा सेव नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोगों के मोबाइल में अकाउंट बहुत कम होता है, ज़्यादातर लोग गलत चीज़ ही करते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर लोगों के चक्कर में सब चीज़ें करते हैं। ये बहुत बाद में समझा मैं, तब तक नहीं पता था, क्योंकि तब तक ये लगता था अरे वो कर रहा है तो सही होगा। हमें अपना सही ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि तब तक ज़्यादातर लोगों की तरह। और जो होता क्या है कि जब आप चलते हैं, और उस समय अमर उजाला आता था अखबार, और कई सारे अखबार आते थे घर में, तो वहाँ पे एक बार एक रैंडम एक शेर छपा था किसी का, जो होता नहीं वीकेंड रविवासरी और वो सब में आता है। तो और वो मुझे आज तक मैं ढूंढ रहा हूँ उसका राइटर कौन है, उसके लेख शायर कौन है। तो उसमें एक बार एक लाइन छपी थी कि कुछ भी खास नहीं है मुझ में, फिर भी जाने क्यों भीड़ से कटकर तन्हा चलना अच्छा लगता है। वो मुझे याद रह गई लाइन, है ना। और मुझे ये लगा कि ये वो तन्हा चलना अच्छा लगता है, ये लाइन इतनी अच्छी लग रही है, तो तन्हा चलना जब होता होगा तो कितना अच्छा लगता होगा। और मुझे नहीं मालूम कौन शायर हैं, वो कौन थे, अभी तक नहीं मालूम। मैंने बहुत गूगल किया, मुझे तो नहीं मिले। वो जब पहुँचे, ये सब जब चल रहा था, तो कॉलेज में पहुँचे, और जब आप उस समय ना यूट्यूब था ना इतना सोशल मीडिया का बॉम्बार्डमेंट था, तो आपकी बेचैनी थी, बहुत खुरपेच आपके दिमाग में चलती रहती है। और आप जब तैयारी वाले फेज़ में होते हैं, आपको बेचैनी बहुत घेर लेती है आके कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। तो तब ट्वेल्थ के बाद जब इंजीनियरिंग की तैयारी मुझे करनी चाहिए थी, तब मेरे घर में मेरे को रजनीश की किताबें पढ़ी हुई मिल गई, ओशो की। आप में से कितने लोगों ने ओशो को पढ़ा है कभी? तो बहुत बढ़िया। आप लोगों को फिर पता ही है कि अगर आप 16-17 साल की उम्र में रजनीश को ठीक से पढ़ लें तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकते। क्योंकि रजनीश की जो बहुत अच्छी बात यह है कि आपके अंदर से वो आपसे एम्बिशन छीन लेते हैं। आपको ये बता देते हैं ना, वो वहीं पे बता देंगे कि इस दुनिया में तुम अमेरिका के राष्ट्रपति भी हो जाओ तो तुम बेकारी आदमी हो। मतलब रजनीश का बेसिक जो मुझे समझ में आया कि भाई दुनिया में दो कंकड़ एक जैसे नहीं है, और अगर तुम कुछ भी पा लोगे, जब तक तुम पाने की कोशिश में रहते हो तभी तक तुम हारे हुए हो। जब तुम पाने की कोशिश छोड़ देते हो, यही मोटा मोटा मुझे समझ में आया। तो मुझे लगा कि इंजीनियरिंग अगर मैं कर लूँगा और नौकरी लग भी जाएगी तो कुछ मिला थोड़ी ना, मैं तो खो ही गया इस प्रोसेस में, है ना। तो जैसे वो रूजवेल्ट से लेकर सारे बहुत सारे एग्जाम्पल में बात करते थे। तो वो जब 1-2 साल मैंने खूब पढ़ लिया, तो बेचैनी, रजनीश को पढ़ने से एक एडवांटेज ये हुआ कि पढ़ने की बहुत आदत लग गई मेरे को, क्योंकि बहुत आसान भाषा में वो होता था। जैसे उस समय मैं 2 ही 3 रेफरेंस है जिनको बोलते हुए सुन के आपको बहुत अच्छा लगता था। मुझे याद है कि हम लोग, ये वो दौर था 90s, लेट 90s का, कि जब 13 दिन की सरकार बनी थी, तो मेरे पिताजी ने मेरे को एक वो बुला के दिखाते थे कि ये सुनो इनको, वाजपेयी जी को। और उसमें एक बड़ा ही कूल इंसिडेंट है उस समय का, जो उतना उसमें कैप्चर नहीं हुआ है। तो एक जब पहली बार मुलायम सिंह यादव
पहुँचे। और मैं बिल्कुल ये पॉलिटिकली उस टर्म में नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा वो एरिया भी नहीं है, ना मुझे उतना सही से आती भी है पॉलिटिक्स। तो ये बड़ा फ़नी इंसिडेंट था कि वो जब पार्लियामेंट में चल रहा है वो सब झाएँ झाएँ और वो सब वो अविश्वास प्रस्ताव वाला उसमें चल रहा है, तो उसमें जैसे ही वाजपेयी जी खड़े होते थे बोलने के लिए, तो उतने में उधर से मुलायम सिंह यादव जी पहली बार पहुँचे थे पार्लियामेंट, और वो इधर से चिल्लाने लगे और अपना चिल्लाएं, तो वो उधर डिस्टर्ब हो, तो इधर से पीछे से वो तो जो मोरलेस वो तो वही वर्किंग है, स्केल बदल गया है बस, है ना। तो वो तो इधर से ये चिल्लाएं, उधर से वो झाम झूम झूम हो रहा है ये करके। तो अब बार बार यादव जी अपना कर रहे हैं, और फिर एक पॉइंट के बाद वाजपेयी जी ने ऐसे उनको रोका अपने पीछे, और उन्होंने कहा कि कर लेने दीजिए इनको, पहली बार आए हैं पार्लियामेंट, यहाँ के तौर तरीके सीखने में इनको वक्त लगेगा। ये बात मेरे को मेरे पिताजी ने बताई कि ये देखो, ये चीज़ जानो कि यहाँ के तौर तरीके सीखने में वक्त लगेगा, ये होता है ग्रेस मेंटेन करना। ये वैसे ही है कि कोई एमए हिंदी पढ़ के आपके सामने आए और आप उसको इतना जलील करते हैं कि भाई तुम तो अपना हिंदी में नाम भी नहीं लिख पाते हो, ये वैसी ही बात थी। तो हम लोग के रेफरेंस जो थे उस समय, जो मेकिंग थी, तो उसमें जैसे वाजपेयी जी की स्पीच के पॉजेस सुनना, वो कभी ये नहीं बोलते, तो हमेशा ये बोलते थे कि जब कोई बोल रहा है तो ये देखो कि जब वो बोलते हुए रुक जाता है उस समय कितनी खामोशी है। और ये अगर आप रजनीश को भी सुनेंगे तो रजनीश के अगर आप उच्चारण, अगर आप यहाँ से, आपने जिन्होंने नहीं सुना है कभी उनको, क्योंकि मैंने भी बहुत कम सुना है, आप देखेंगे वो सब कुछ इज वॉज बोलते हैं, वो इज नहीं बोलते, वॉज नहीं बोलते, बावजूद उसके आप उस पॉज पर रुक जाते, क्योंकि वो एक शब्दों के बियॉन्ड कोई बात आपसे कॉन्वर्सेशन में ला रहे हैं, वैसा है। तो इस रेफरेंस के साथ मैं आगे पहुंचा कहानी में, लेकिन आपको बेचैनी थी, क्योंकि रजनीश पढ़ने का नुकसान ये हुआ कि एम्बिशन चला गया लाइफ से। अब आप आईएएस होके भी कुछ नहीं होंगे, ये मुझे पता चल गया था 18 साल की उम्र में। और वहाँ पहुँचे तो कॉलेज में वो बेचैनी थी कि क्या करेंगे हम, क्या क्या हो पाएगा हमारा, और आपको सेटल नहीं हो पा रहे, क्योंकि कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग करके जो नौकरी भी मिलनी थी वो मेरे लायक नहीं थी, और मैं उसके लिए मैं था नहीं। जैसे पता नहीं यहाँ पे कोई इंजीनियर है कि नहीं है, जैसे जो एक प्रोग्रामिंग जो सी लैंग्वेज सिखाई जाती है, उसमें अपना नाम भी अगर मैं प्रिंट करने का वो प्रोग्राम बनाता, केवल नाम जो बेसिक प्रोग्राम है, जैसे वहाँ का ए है, बी है, तो भी मेरे 20 लाइन की रह आती है एक लाइन के उसमें। तो इस लेवल की मेरी इंजीनियरिंग की तैयारी थी। लेकिन ये बेचैनी हुई कि हम करेंगे क्या, हम हैं क्या, ये सवाल के साथ मैंने जूझना शुरू कर दिया कि हम कौन हैं। तो वहाँ पे जो 2 साल तैयारी करके प्राइवेट कॉलेज में पहुँचा है व्यक्ति, ऐसे मेरे जैसे बहुत कम लोग थे। नॉर्मली आप प्राइवेट कॉलेज में आपको जाना है तो आप 1 साल की तैयारी में प्राइवेट कॉलेज में पहुँच जाते हैं, आईआईटी में भले ना जाएं 1 साल में। तो वहाँ पे ऐसे मेरे जैसे और 4-5 फेलियर थे, तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया, मेरा एक दोस्त है मुक्तेश मिश्रा, हम लोगों ने नुक्कड़ नाम का एक ग्रुप बनाया, और हम लोगों ने कहा कि हमारा कुछ हो तो रहा नहीं है, और यहाँ पे इतने लोग हैं, हमें कुछ है नहीं, तो हम कुछ अलग करते हैं। तो हमारा कॉलेज का जो कल्चरल फेस्ट था, वहाँ पे हमने कहा कि हम प्ले करेंगे। तो प्ले करते कैसे हैं पता ही नहीं है, उसके लिए कुछ लिखना होता है ये भी हमें नहीं पता है, क्योंकि मुक्तेश ने स्कूल में स्किट कर रखी थी इधर उधर से चुरा के कुछ। तो हम लोगों ने भी वहाँ पे यही काम किया। ज्ञान चतुर्वेदी नाम के एक बहुत बड़े राइटर हैं, तो उनकी एक किताब थी दंगे में मुर्गा। मेरी आदत थी किताब खरीदने की, क्योंकि मैं ये मानता हूँ अभी भी कि मेरे घर में जितनी इस समय किताबें हैं मैं इस लाइफ टाइम में नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन जो मेरी लाइब्रेरी में न पढ़ी हुई किताबें हैं वो मेरी पोटेंशियल नॉलेज हैं, है ना, कि वो मैं पा सकता हूँ, वो शायद वहाँ पे कभी पहुँच जाऊँगा और मेरा कभी मन करेगा तो मैं पढ़ लूँगा। तो उसमें ज्ञान चतुर्वेदी की किताब मैंने खरीदी थी, दंगे में मुर्गा। उसमें एक ऐसे था, प्रगति पे उतारू भारत। उसमें 2 लोग हिंदुस्तान को उठा के लेके जा रहे हैं, रास्ते में एक नेता मिलता है, एक पुलिस वाला मिलता है, हर कोई उसको अपनी नज़र से देख रहा है। पुलिस वाला हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बोलता है और उसको बोलता है स्मगलिंग का माल कहाँ लेके जा रहे हो। तो हम लोगों को कुछ चमकी वो चीज़, हमने उसका एक लोकलाइज इशू बनाए कॉलेज का, और वो पहला प्ले लिखा। पहला जब प्ले लिखा और जब परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि हम एज अ राइटर आपने पहली बार लिखा तो आपका ये भी मन करता है कि हम ही एक्टिंग भी करेंगे, है ना, कि हम किसी और को क्यों स्टेज पे आने दें जब मौका मिल रहा है। तो हम ही ने एक्टिंग की, हम 6-7 लोग थे, वो किया। 700 लोग देखने आए कॉलेज के, और वो इसलिए नहीं देखने आए कि हम प्ले कर रहे हैं, वो मजबूरी है, क्योंकि उनको हॉस्टल में नहीं बैठने दिया जाएगा, क्योंकि कल्चरल फेस्ट हो रहा है कॉलेज में। तो आए, बट उन्होंने जब देखा, और जो वहाँ पे लगभग 3rd ईयर की बात है ये, 12th के बाद से लगातार एक लड़का 2 साल फेल हुआ है, और इंजीनियरिंग में आने के बाद से भी लगातार फेल हुआ है, क्योंकि पहले ही ईयर में बैक लग गई, और हमें पता है कि हमारा कुछ नहीं होना है, हम उस डेड एंड पे जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के बहुत मुश्किल से नौकरी लगनी है। उन 4 साल में, मतलब 2 साल तैयारी की और 2 साल के बाद
जब मतलब 12th के बाद के चौथे साल में जब प्ले कर रहे थे, जब किया हमने प्ले, और वो जो अंधेरा हॉल था और वहाँ पे एक डायलॉग पे जब ताली बजी, और ये वो ताली थी जो हमने एंटिसिपेट किया था कि जब हम बोलेंगे, तो हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी कि भाई यहाँ पे ताली बज सकती है तो यहाँ रुकना, तुरंत डायलॉग मत बोलने लगना, है ना। तो वहाँ पे जब ताली बजी, और एग्जैक्टली वहाँ पे ताली बजी जहाँ पे हमने सोचा था, जो हमने लिखा था, जब वो पहली ताली बजी वहाँ पे, तो वो जो फेलियर था एक लड़का जो इतने साल से, उसको एक मीनिंग मिल गया। उसको लगा हाँ यार, लिख के कुछ हो सकता है, कोई बात है, कुछ इसमें पावर है कि कुछ लोगों के साथ कोई बात आपकी कनेक्ट हो रही है। तो फिर कॉलेज में 3-4 प्ले किए, लेकिन प्ले करने से तो आप कुछ करियर तो नहीं है ना प्ले लिखना एज सच वहाँ पे। और हमें प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है, आपकी कोई भी अवेयरनेस नहीं होती कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। और जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ते हैं, तो कम से कम थोड़ा सा उस उम्र में जितना पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहिए वो होते हैं, उन्हें देश दुनिया का हाल थोड़ा पता होता है। प्राइवेट कॉलेज में उस समय जैसा माहौल था, हमें बस एक ही चीज़ पता थी कि हमारी इन्फोसिस या टीसीएस में 13-14 हज़ार की नौकरी कैसे लग जाए और हम तुरंत वहाँ पे नौकरी लगते ही कैसे अमेरिका चले जाएं, यही मोटी मोटी चीज़ हमें पता थी। ये हुआ, फिर मैंने इंजीनियरिंग करके, लेकिन वो प्ले के बाद से क्या होता है कि एक मन में बात बैठ गई कि हाँ, और हमने 4 प्ले किए, चारों बहुत सक्सेसफुल रहे, अपनी कहानियों पे बनाया, फिर अपना नया लिखा उसके बाद। और तब तक मैं प्ले लिख रहा था, हमें ये भी नहीं पता था कि राइटर से परमिशन लेनी होती है। ये तो अब हमें पता चला कि लेनी होती है परमिशन, ऐसे नहीं कुछ छाप सकते हैं आप। इंजीनियरिंग करके जब मैं निकला, तो फिर 1-2 साल का ऐसा फेज़ आया जब मैंने फिर कुछ नहीं किया। लेकिन 3rd ईयर में जब ये प्ले किया, तो एक मेरे पास एक सीनियर आया और उसने मेरे को आके कहता, तुम ये ठीक लिखा था तुमने, ये जो था, ये पकड़ो एक किताब। तो उसने मुझे एक किताब दी, उस किताब का नाम था मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। और वो किताब जब मैंने पढ़ी, तो इसलिए नहीं कि वो किताब बहुत अच्छी थी, मैंने 12th शाहजहाँपुर से किया था, उस किताब की जो हीरोइन थी सिलबिल, वर्षा वशिष्ठ, और वो पिक्चर में उसमें भी हीरोइन बनती है, नॉवल भी उस एक लड़की के स्मॉल टाउन से बॉम्बे जाने की कहानी है। तो मुझे लगा ये शाहजहाँपुर की लड़की ये कर सकती है, तो मैं भी लाइफ में कुछ कर सकता हूँ। और उसकी कितनी ऐसी लाइन है, जैसे लोग नहीं शायरी सुनाते हैं घंटों, है ना, घंटों लोग सुना, कई लोगों को याद हो जाती है शायरी, ऐसी मैंने उसमें अंडरलाइन कर रखे थे कि ज़िंदगी अपने निकृष्टतम रूप में भी मौत के सर्वश्रेष्ठ ढंग से बेहतर है। ऐसी तमाम लाइनें थी उसमें। अचानक मुझ में असंभव का संधान करने की आकांक्षा जागी, ऐसे तमाम। फिर उसी समय उस सीनियर ने मेरे को एक और किताब दी, और जब मैं लौटाने गया पढ़ के उसको किताब, तो उसने कहा नहीं तुम रखो ये किताब, कोई बात नहीं तुम रखो। उस पर अभी भी लिखा है उस सीनियर का नाम मेरी उन किताबों में। फिर उसने एक और किताब दी मुझे, शेखर एक जीवनी, अज्ञेय की। शेखर एक जीवनी में पहली लाइन जो उस किताब की है, वेदना में वो शक्ति होती है जो दृष्टि देती है, और मैं जो दुख में होता है वो दृष्टा हो सकता है। तो मुझे ये लाइन पे मैं अटका रहा कि वेदना में वो शक्ति होती है जो दृष्टि देती है। और तब मुझे लगा कि जो मेरे दुख हैं ये इसीलिए हैं कि मुझे एक डायरेक्शन मिल पाए। स्कूलों में बनते हैं टाइप और वो बना व्यक्ति। तो मैं बहुत दिनों तक इस पे सोचता रहा कि स्कूलों में जो टाइप, हमारे यहाँ तब कॉलेज में आईएसओ सर्टिफिकेशन भी मिला था कि हम लोग जैसे रिन के डब्बे हों जो निकल रहे हैं। तो मुझे लगा व्यक्ति बनना क्या होता है। तपस्या तब नहीं शुरू होती जब आप शांत बैठते हैं, तपस्या तब शुरू होती है जब आप शांत नहीं बैठ पाते हैं। तो ऐसी तमाम लाइनें थी जो मैंने हाथ से डायरी में लिखी हैं बिल्कुल, और मैं घंटों, मुझे याद हैं, कुछ एक अभी भी याद है। तो मैंने लिखा, तो उस लिखने के दौरान, और बल्कि मैंने गुलजार साहब का बहुत बाद में एक इंटरव्यू सुना, तो पढ़ा मैंने, तो उसमें उन्होंने एक बड़ा सही चीज़ लिखी थी कि और बड़े लोगों की नकल करते करते एक दिन अकल आ जाती है ना। तो वो मुझे लगा कि ये मैं लिख रहा हूँ तो कुछ मेरे अंदर का बदल रहा है। उस सीनियर, शत्रुघ्न सिंह नाम है उनका, उन्होंने कभी मेरे से किताबें वापस नहीं ली। और शेखर एक जीवनी मैंने 10 बार पढ़ी होगी। 2 पार्ट में वो किताब है, 3 पार्ट में आती, 2 पार्ट में। तो वो सब बदल रहा था मुझे। पैरेलली रजनीश भी मैं पढ़ रहा था रेगुलर डोज के लिए, ये क्या हो रहा है दुनिया में, कहीं ऐसा तो नहीं मैं कुछ, मेरे टारगेट ना हो जाए कहीं मैं कुछ पाने की, मेरे अंदर कोई प्यास ना जग जाए। लेकिन राइटर होना बहुत बड़ी चीज़ लगती थी मुझे। लगता था ये लोग दूसरी दुनिया के हैं और ये कोई लाइफ को डिकोड करके आपके सामने दे दे रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा नहीं था कि मैं राइटर बनूंगा। जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है उसमें कि जब मैं बाहर बाद में जब इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद निकला और मैं खाली था, तो हमारे मोहल्ले में एक और थे, एक भैया, उनकी एक एजेंसी थी एडवर्टाइजिंग की। तो उनके यहाँ जब मैंने कहा कि भैया मैं, और होता क्या कि जब आप कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो पहले तो ऐसा नहीं होता होगा कि कॉलेज में आदमी को पहला प्यार होता होगा, हम लोग के टाइम से ही शुरू हुआ होगा क्योंकि हर किसी को लगता है ना हमारे ज़माने में तो अलग ही
हम लोग करते थे प्यार, तुम लोग क्या कर रहे हो। मुझे भी ये लगता है आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं प्यार, ये ऐप पे प्यार, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग खून काट के सब। तो उन्होंने मेरे से कुछ दिया लिखने को, और वो मैंने लिख के उनको वापस किया। उन्होंने जो पैसे दिए वही मेरी पहली कमाई थी। लेकिन तब भी राइटिंग बहुत दूर की कौड़ी थी। जब मैं एमबीए में पहुंचा उस तैयारी के बाद, तो वहाँ पे एक दोस्त था जिसने सीरियस थिएटर किया हुआ था। तो जब मैं लिख के ले गया तो हमें तो ये लगता था हम जो लिखेंगे प्ले में वो तुरंत हो जाएगा। समर्थ गर्ग नाम था मेरे उस दोस्त का, उसने सत्यदेव दुबे जी की एक ट्रेनिंग ली थी महीने भर की कुछ। तो मैंने जब लिख के उसको दिया प्ले, तो उसने कहा भाई ये तो बहुत घटिया लिखा है। पहली बार मैंने रीराइट किया वहाँ पे, और तब मुझे समझ में आया कि रीराइट क्या होता है। फिर उसके बाद सेल्स की नौकरी लगी, और सेल्स की नौकरी तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे है कि मतलब मैं कल भी यही बात बोल रहा था कि अगर मुझे कोई डेली 1 लाख रुपए डेली की भी सेल्स की नौकरी मिले। यहाँ पे सेल्स में कितने लोग हैं, कोई है ऐसा सेल्स में? सर मेरे को अगर 1 लाख रुपए डेली की भी नौकरी मिले तो मैं सेल्स में वापस नहीं जाऊँगा। इतने खराब दिन थे वो। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मैं अच्छे से याद करता हूँ। इतना ज़्यादा तो मुझे लगा कि ये लड़का जो इतना, जो वो था ना भीड़ में, सब लोग क्या कर रहे हैं, बीटेक कर रहे थे, सब लोग क्या कर रहे थे, एमबीए कर रहे थे, सब लोग जो कर रहे थे, वहाँ मेरी लाइफ जो मुझे लेके गई, ये तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। वो बेचैनी और बढ़ गई तब तक की। तो उस बेचैनी में जब मैं बाद में, जब मैं मार्केटिंग में शिफ्ट हुआ किसी तरीके से, सेल्स में सबसे अच्छा परफॉर्म करके जब मैंने छोड़ा, तो मैं स्टेट टॉप किया। और जैसे जैसे इंजीनियरिंग में भी मेरे साथ सेम चीज़ हुई, जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट कम होता गया मेरे नंबर बढ़ते चले गए, क्योंकि मैंने वो कोड क्रैक कर लिया था कि कैसे नंबर लाने हैं। समय अभाव के कारण छोड़ना पड़ रहा है। तो वो मेरे को बीटेक में भी समझ में आ गया था। तो वहाँ जब पहुँचा अपना सेल्स की नौकरी के बाद, जब मार्केटिंग में गया, तो पहली बार टाइम मिलना शुरू हुआ वीकेंड का, 2 दिन मिलना शुरू हुआ। उस बेचैनी में मैं हर हफ्ते लिखता, और हमारे जो उस समय सुपर बॉस आए थे वो इतने अच्छे थे कि उनको 6 बजे जिम जाना होता था हम लोग को, लेकिन वो इतना काम दे के जाते थे कि हम लोग 10 बजे तक घर न जा पाए। तो वो फिर और वो ट्रांसफ़र हो गया, तो उन्होंने पूछा तुम, उनको ये जब भी कोई नया आता है किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी दुनिया के किसी भी पद पे, उसको ये लगता है कि उससे पहले वाला जो था वो कुछ नहीं कर रहा था, किसी भी हर जगह उसको लगता है हम ही अब दुनिया बदल देंगे आके, है ना। तो उसने आके मेरा रिव्यू हुआ, उन्होंने पूछा क्या करते हो, तो मैंने कहा ये करता हूँ। कहते नहीं ऐसे नहीं, एक काम करो एक्सेल शीट पे बनाओ, सुबह जब 10 बजे आते हो तो 10 बजे से शाम के 8 बजे तक क्या करते हो, 1-1 घंटे का हिसाब चाहिए। अब मैं उनको कैसे बताता कि जब 10 बजे मैं आता हूँ और अपना लैपटॉप ऑन करता हूँ, तो जितनी देर में लैपटॉप गर्म होता है उतनी देर में मैं चाय पी के आता हूँ। अब इसका हिसाब कैसे हो? तो मुझे ना मेरा सेंस ऑफ बीइंग चला गया। उस बेचैनी में मैंने बहुत दिन कहानियाँ लिखी, और मुझे लगा कि मेरे पास और कोई एक्सप्रेशन का मीडियम नहीं है। किताब विताब तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ अभी तक भी लाइफ में मैंने किताब का नहीं सोचा था कि किताब होगी, क्योंकि किताब में बहुत सेक्रेट चीज़ मानता हूँ, बहुत बड़ी चीज़ मानता हूँ कि किताब ऐसे नहीं है कि कोई एक रैंडम आपने घटना कर ली। बहुत सोची समझी चीज़ है कि आप बहुत कोशिश करते हो तब किताब होती। उस बेचैनी में जब किताबें हर हफ्ते कहानी लिखता था, उसी समय पैरेलल एक और ब्लॉग की दुनिया आ चुकी थी। हिंदी में बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा था, लोग ऑनलाइन हिंदी लिखना शुरू कर चुके थे। यूनिकोड नहीं आया था, 2006-7 की बात मैं बता रहा हूँ। हिंदी लिखना मुश्किल से थोड़ा सा आसान हुआ था, लेकिन इतना भी आसान नहीं था कि जैसे बोल के आज आप लिख लेते हैं, बिल्कुल सीधे KYA करके लिख लेते हैं, तो वो सब नहीं था। तो उसी समय एक और था मेरे जान पहचान का लड़का, वो उसने कहा कि वो पब्लिशर की तरह पैदा हो रहा था जैसे हम राइटर की तरह पैदा हो रहे थे। तो और मैं तब कविताएं लिखता था, और वही होता है कि कविताएं बहुत लिखता था। और एक बार मुझे मौका मिल गया जावेद अख्तर साहब के साथ कविताएं पढ़ने का स्टेज पे। आशू कवि करके एक चीज़ होती है, युवा कवि आशू कवि टाइप। तो उसमें हम 2 लोगों को बुला दिया गया। हम लोगों ने सोचा लाइफ में और क्या चाहिए। इस आदमी ने शोले लिखी है, इन्होंने कभी कभी अलविदा कभी कभी लिखा है, और क्या क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे कविता। तो हमने कहा कि अभी हम अराइव्ड, नौकरी चली रही है अपनी, MBA के बाद वाली नौकरी ठीक लगी हुई थी, चाहे जैसा भी हो, पैसे तो सही मिल रहे थे, तो आप समाज की नज़र में ठीक थे। मैं वहाँ कविता जब मैंने पढ़ी, तो एक तरकश नाम की किताब है जावेद साहब की। तो मैं ये सोच के गया अपने दिमाग में कि ये जावेद साहब से जब मिलूँगा तो मैं कुछ ऐसा बोल दूँ कि इम्प्रेस हो जाए, क्योंकि मैं उनसे बड़े राइटर से तब तक मिला नहीं था। और मैं तरकश लेके मैं दिमाग में सोच रहा हूँ मैं कैसा क्या बोलूँ कि वो बिल्कुल उनका होश उड़ जाए। और नॉर्मली पता नहीं आप कितने कवियों को जानते हैं जो कवि सम्मेलन में जाते हैं, मतलब जावेद साहब तो नहीं जाते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन नॉर्मली जो कवि सम्मेलन में जाने वाले कवि होते हैं, वो जब तक कुछ पी नहीं लेते हैं तब तक कविता नहीं सुना पाते हैं, है ना।
मुझे लगता है इसी वजह से यहाँ पे कवि सम्मेलन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे होम डिलीवरी वाला है ना सिस्टम। यहाँ तो जाना भी नहीं है, आना ही है। तो वहाँ पे मैं अब तरकश लेके मैं खड़ा हूँ, और मैंने सोचा कि जावेद साहब से मैं कुछ ऐसा बोल दूँ कि बस वो इम्प्रेस हो जाए। तो जावेद साहब से उस समय सामने कोई मोहतरमा थी बैठी हुई, तो वो उनसे, अब जैसे क्या होता है, बहुत हाई फाई था वो कवि सम्मेलन, इनवाइट ओनली था 200 लोगों का। तो उसमें बाकी तो कवि वो थे दिल्ली वाले, वो लोग जो शाम को उस द्रव्य के साथ कविता कह पाते हैं, बिना उसके कविता, क्योंकि जगह उतनी ही है, जब तक कुछ जाएगा नहीं तब तक बाहर नहीं निकलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बोलूँ ऐसा, और मैं सोच के गया हूँ 200 बार दिमाग में कि ये तरकश मैं ऐसे ले जाके रखूँगा और मैं बोलूँगा जावेद साहब से कि जावेद साहब इसमें कुछ लिख दीजिए ऐसा जो बुरे वक्त में काम आए। मुझे लगा क्या डायलॉग है, मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ क्या डायलॉग है, जावेद साहब भी बोल्ड हो जाएंगे। मैं गया, वो कोई मोहतरमा उनसे कुछ पूछ रही थी कि जावेद साहब ये बेहुदा शब्द का क्या मतलब होता है, और वो जाहिद साहब वो बता रहे थे कि बेहुदा देखिए ये अरबी वर्ड है और ये वहाँ से आया है, उस तरीके से वो अच्छे से ही समझा रहे थे मतलब, लेकिन मैंने डिस्टर्ब कर दिया बीच में जाके, और मैंने ऐसे रखा, मैंने कहा जावेद साहब, जैसे नहीं वो अमिताभ बच्चन जाओ उस आदमी का साइन लेके आओ, मैंने कहा जावेद साहब तरकश ऐसे खोलिए, मैंने कहा कुछ लिख दीजिए ऐसा जो बुरे वक्त में काम आए। जावेद साहब ने ऐसे मुझे देखा, वो आंखों से अगर बाण निकल सकते या अगर कुछ आग का गोला निकल सकता तो वो जल गया होता मैं उस समय। तो उन्होंने ऐसे देखा और बोले कि कोई बात नहीं, हम लोग अगर फ़ोन है वहाँ स्पीकर पे लेंगे हम लोग सब। अरे ये तो अलार्म है। एनीवेज, तो ये सब चल रहा है सीन में, और उन्होंने ऐसे देखा और किताब को देखा, मैंने पेन ऐसे आगे बढ़ाया, कहते बरखुरदार इसके लिए तो पूरी किताब लिख दी जो बुरे वक्त में काम आए। तब मुझे समझ में आया कि कितने बड़े व्यक्ति हैं, और वो जो कि बहुत विटी हैं, अपना है ही हैं, तो अपना ये हुआ, और मुझे वो एक जो मोमेंट था तो मुझे वो बड़ा स्पेशल लगा। भले मैं सोच के गया था और उन्होंने एक झटके में उसको उड़ा दिया, लेकिन उस दिन जब मैं कवि सम्मेलन जो था वो वहाँ पे जब मैं कविता पढ़ने गया तो मुझे इतना छोटा लगा कि उस दिन मेरी एक बड़ी एक कविता ना ऑर्कुड के ज़माने में मेरी थोड़ी वायरल टाइप हो गई थी, कुछ जीत लिखूं या हार लिखूं या दिल का सारा प्यार लिखूं, इस टाइप के बहुत लोग, और बहुत लोगों ने कविता डाल रखी थी, नाम नहीं लिखा था, तो मैं ढूंढ ढूंढ के गूगल करता था, वहाँ ब्लॉग पे जाके कमेंट करता था कृपया इसमें लेखक को क्रेडिट दें और ये देना होता है और ये होता है। मेरे पुराने कमेंट अभी भी दिख जाएंगे, कई जगह हैं। बाद में मुझे ये लगा जब वो कविता बहुत चल गई तो मेरे को अब ये जाके रियलाइज़ हुआ कि जब आप के यहाँ से हाथ से वो निकल जाती है कोई चीज़ तो वो आपकी नहीं हो जाती, वो किसी और की हो जाती है, वो आपकी है ही नहीं, है ना। ये मेरा तो नहीं बज रहा है, कोई बात नहीं, देख के अब मैं इधर देख रहा हूँ। तो स्नूज में गया है मुझे लग रहा है बीबी, तो खैर तो किसी और की हो जाती है। और देखिए यही बात जो है मुझे बहुत बाद में एक मेरी एक किताब है मुसाफिर कैफे, उसमें जो पात्रों के नाम है वो हिंदी की एक बहुत जो सबसे पढ़ी जाने वाली किताब है गुनाहों का देवता, उसके जो 3 पात्र हैं, मेन पात्र, उनका नाम है सुधा, चंद्र और पम्मी। तो मैं बहुत साल बाद जब ये अपनी किताब ये लिख रहा था तो मैंने उनके पात्रों के नाम भी रखे सुधा, चंद्र और पम्मी। तो मैं बड़ा कंफ्यूज था कि यार इतनी बड़ी किताब है, और मुझे ये भी बात पता थी कि गुनाहों का देवता पे अभी उसके 60 साल हुए हैं 2 दिन पहले, 16 तारीख को उस किताब के 1949 के आसपास आई थी, और 60वां एडिशन, 60 साल लगभग हुए हैं उसके। तो मुझे ये पता था कि वो उस गुनाहों का देवता के अराउंड जो भी चीज़ बनी है, जो सीरियल बना वो भी फ्लॉप था, जो फिल्म एक बार शूट होके बच्चन साहब शायद कर रहे थे वो डब्बे में चली गई, कोई भी चीज़ जो रिलेटेड टू गुनाहों का देवता थी वो फ्लॉप थी। अब मेरी किताब पहला नावल था मेरा, 2 शॉर्ट स्टोरी किताब आ चुकी थी, तो जब मैंने पहला वो लिखने, तो मैंने सोचा कि यार मैं नाम लिखूं कि नहीं लूं कि नहीं लूं, क्योंकि नाम मैंने कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं ली थी उन कैरेक्टर्स की। मेरी सुधा बिल्कुल आज की थी, मेरा चंद्र बिल्कुल आज का था, वो इतने त्याग के प्रतिमूर्ति नहीं थे वो लोग। तो मेरा एक दोस्त हैं, वो दरभंगा में स्कूल चलाते हैं, शायरी वायरी करते हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैं बहुत कंफ्यूज था क्योंकि अब तो बहुत आसान है ना, कंट्रोल F करके बस चेंज कर देना है नाम। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ फ्लॉप हुआ है, लेकिन मेरा मन है, क्योंकि ये रिस्पेक्ट है। मैंने जब गुनाहों का देवता पढ़ी थी तो लोग पढ़ते हैं और लोग रोते हैं, लेकिन मेरे साथ अलग हुआ था। जब मैं पढ़ के ख़त्म की थी मैंने किताब, तो मैं उस समय ट्रेन में था, और ट्रेन में आपने पढ़ के जैसे ख़त्म किया, और गुनाहों का देवता एक इधर कोई ईस्टर्न यूपी का है क्या,
कोई भी यूपी या ईस्टर्न यूपी, कोई दूर दूर तक नहीं। एक हम लोग की तरफ एक शब्द चलता है भकुआना, है ना। भकुआने का जो बहुत सिंपल मतलब है वो ये है कि किसी को 10 झापड़ आप मार दीजिए और बोलिए कि रोना नहीं है, तो जो शक्ल बनती है उसको बोलते हैं भकुआना, ठीक है। तो जब मैंने गुनाहों का देवता पढ़ी तो मैं ट्रेन में था, और वहाँ पे क्या हुआ कि अब आपके आसपास लोग हैं और आपका रोने का मन कर रहा है, और हिंदुस्तान की ट्रेन के जो वॉशरूम है, जो टॉयलेट है, वो ऐसे तो नहीं है कि जहाँ आप चैन से बैठ के रो पाएँ। तो मेरे साथ बहुत वो, मेरे अंदर वो बात रह गई, वो मैं बिल्कुल आपके वो, क्योंकि वो किताब पढ़ने के बाद एक उम्र में आप पढ़ते तो ऐसा होता है, 17-18 साल की उम्र में, तो मैंने पढ़ा तो मुझे वो जो सारे आंसू अंदर चले गए थे या रोकने पड़े थे, उसका उधार मैं मानता था अपने ऊपर कि मेरे को इतना फील हुआ। तो जब मैंने अपनी किताब में मैंने कहा मेरे को एज अ रिस्पेक्ट मैं उसमें लिखूंगा भी, तो मैंने किया, तो मैंने एक दोस्त को जो फ़ोन किया तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो उसने बहुत बड़ी बात मुझे बताई, उसने बोला कि यार लेखक जो होता है ना, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली अपने जीवन में, क्या कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं, कोई भी जो है वो किसके पास जा रही है, हमारे बच्चों के पास जा रही है। जो भी हमारा अगली जनरेशन है, पोता है, पोती है, नाती है, नाता है, बहन है, किसी को भी हम अपने किसी अपने जो हमारा ब्लड रिलेटिव है या क्लोजेस्ट है, उसके लिए हम सारी प्रॉपर्टी और सारी तैयारी कर रहे हैं। कहते लेकिन लेखक जो होता है वो जो वसीयत करता है वो पूरी दुनिया के नाम वसीयत करके जाता है। ये विशाल ने मेरे को बोला था, और वो मुझे बात बहुत छू गई कि मैंने कहता यार तुम बिंदास नाम यूज़ करो। और मैंने ये भी कोशिश की थी कि मैं पुष्पा जी से परमिशन लूँ ये वो, लेकिन मुझे उसने कहा कि जैसे उसने बोला मैंने कहा ऐसी की तैसी, कोई परमिशन नहीं। मैंने वो नाम यूज़ किया, वो किताब बहुत हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद गुनाहों का देवता तो खैर मैं नहीं छू पाऊँगा इस लाइफ में वहाँ पे, लेकिन मैं वो रिस्पेक्ट तो दे सकता हूँ। लेखक होना, जब उसने बात बोली ना कि लेखक वो होता है जो पूरी दुनिया के नाम वसीयत करता है, तब जाके तीसरी किताब के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ कि लेखक होना होता क्या है। किताब लिखना, छपवाना लेखक होना नहीं है ना। वो तो बहुत आसान है, अभी आप जाइए 1 मिनट 5 मिनट में आप लिखिए, अभी छप के आ जाएगा ऑनलाइन। अब ऐसे तमाम टूल्स हैं, नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उन लोगों से इस बात के पैसे लूँगा कभी उनके नाम लेने के। लेकिन ऐसे टूल्स हैं, मतलब सबको हम लोग को पता है, लेकिन अब वो आसान है, वो एक जर्नी है कि आप क्या कर रहे हैं। तो जब ये किताब हुई, मेरे को तीसरी किताब में जाके थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हुआ कि लेखक होना क्या होता है। फिर उसके बाद एक जावेद साहब के ही जो सगे मामा थे, उनका नाम था मजाज लखनवी, उनका एक शेर है, ज़माने से आगे तो बढ़िए मजाज, ज़माने को आगे बढ़ाना भी है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे दूसरे मतलब समझ में आए कि एज अ राइटर मेरा काम सच बताने का नहीं है। एज अ राइटर मेरा काम वो सच बताने का है जो आपके पूरे समाज में कोई नहीं बता रहा है। एज अ राइटर मेरा काम वो बताने का नहीं है जो न्यूज़ प्राइम टाइम पे आ रही है। एज अ राइटर मेरा काम ये है जो न्यूज़ प्राइम टाइम पे जगह नहीं बना पा रही है, मैं उसकी कहानी कहूँ। तो ये मोटा मोटा मेरी अभी तक की यात्रा शॉर्ट में। बाकी तो मतलब किताब और थोड़ा बहुत फिल्म का, फिर उस पर हम Q&A में अगर करना है, जैसे आप लोग बताइए वैसे हम लोग कर सकते हैं, मतलब ऐसे ऐसे। तो ये जब किताब लिखते लिखते होता क्या है कि जो नेचुरल ट्रांजिशन है, लोग जैसे मैं ये मानता हूँ अभी भी कि बुक अभी भी इस पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा मीडियम है जो किसी भी और मीडियम से बड़ा है। उसकी वजह बहुत साधारण है कि जब आप किताब लिखते हैं तो जो शब्द आपने लिखे हैं वो ठीक वैसे ही कंज्यूम होते हैं, जो पाठक आता है एग्जैक्टली जो आपने लिखा है वही खुलता है। जब आप फिल्म लिखते हैं तो वो शब्द के साथ में 2 एक्टर आते हैं, एक डायरेक्टर आता है, एक म्यूज़िक आता है, एक लाइट आता है, एक सेट आता है, एक तामझाम आता है उसके साथ में। और जैसे मैं गॉडफादर जो फिल्म है, इतनी बड़ी फिल्म है, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने फिल्म देखी होगी। मारियो पूजो की वो किताब लाखों करोड़ों लोगों ने पढ़ी होगी। लेकिन आप ये सोचिए जब वो फिल्म बन रही होगी तो उस फिल्म की स्क्रिप्ट 500 लोगों ने भी नहीं पढ़ी होगी। वो स्क्रिप्ट इंस्ट्रक्शन थे किसी के लिए। तो एज अ राइटर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो छोटा मीडियम हो जाता है उससे। एज अ राइटर जिस फॉर्म में आप हैं, जैसे मैं मजाक में बोलता हूँ, जब आप किताब लिखते हैं तो उसके हीरो, हीरोइन, विलन, आइटम सॉन्ग सब आप होते हैं। किताब के अलावा जो भी मीडियम है वहाँ पे एक लेवल प्रोसेसिंग चाहिए। आप ऑडियो के लिए लिखेंगे, आपके शब्द को कोई आवाज़ देगा, कोई म्यूज़िक देगा। ये प्योर फॉर्म है, देशी घी की तरीके से है। और ये सबसे अच्छी बात किताब की ये है कि आदमी अकेले किताब पढ़ता है, और अकेला आदमी ही बदला जा सकता है, ग्रुप नहीं बदला जा सकता कभी भी। तो
तो जब आप ये कर रहे थे तो आपको नेचुरली जब आप कहानी लिखने लगते हो तो मेरे को बहुत सारे फ़ोन वोन आने लगे कि अरे आपके पास कोई कहानी है क्या, टीवी के लिए कहानी है क्या, इस तरीके का। तो उसी समय मेरा मैंने एक जगह टॉक दिया था एक्सेलराई में, टेडेक्स टॉक करके एक चीज़ होती है, तो वो मेरा टॉपिक था इट्स ओके नॉट टू स्पीक इन इंग्लिश। तो वो किसी ने देखा, किसी चैनल के एक हेड ने, तो उन्होंने मुझे फट से बुलाया कि ये आप जो बोला है आप आइए, आप हमारे लिए शोज़ बनाइए, है ना। मेरे को मैं कभी फिल्म सेट पे, टीवी सेट पे मैं कभी नहीं गया था उससे पहले, और मुझे एकदम से हेलीकॉप्टर एंट्री हो गई मेरी। कहाँ मैं क्या बना रहा था, मैं जो नौकरी कर रहा था, मेरी नौकरी क्या थी, 25 रुपये का रिचार्ज करने में 25 पैसे की कॉल हो जाएगी। मैं एक टेलीकॉम कंपनी के लिए आधे देश के लिए काम किया करता था। आधे देश, ये जैसे गुजरात मेरे उसमें आता था, एरिया में आता था, मैं टेरिटरी में आता था, मैं आता था अक्सर यहाँ पे जाता था, जहाँ सिम बिक रहे होते थे उन दुकानों पे जाता था, पूछता था माल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो सब काम किया करता था मैं, और आधे देश के लिए करता था। वहाँ से एकदम से मैं अगले दिन बैठा था, सामने प्रोड्यूसर और राइटर्स आते थे और वो कहानी सुनाते थे और मैं सेलेक्ट या रिजेक्ट कर सकता था वो कहानी। ये एकदम से इस तरीके का काम हुआ। तब पहली बार मैं सेट पे गया तो मुझे समझ में आया कि जो 2 लोग फ्रेम में दिख रहे हैं, इधर 70 लोग पीछे खड़े रहते हैं वो, और वहाँ पे जब रीटेक ले रहे होते तो कैसे आराम से जो अच्छे एक्टर होते हैं वो ले लेते हैं और बुरे वाले नहीं ले पाते। तो वो दुनिया वैसे खुली, फिर उसी में थोड़ा काम अपने आप पहुँचता गया और इधर उधर पहुँचा, उसी में इम्तियाज़ सर तक पहुँचा, मनी सर तक पहुँचा, और मुझे वो सारी चीज़ें केवल किताब की वजह से हुई। ऐसा नहीं था कि मैं स्क्रिप्ट लेके गया और वो हुआ, वो किताब की वजह से सारा काम मिला, क्योंकि एक जगह ऐसी थी जहाँ पे मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। और अगर आप में से कोई लोग फिल्म लिखना चाहते हैं तो मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि मुंबई में, और चूँकि मैं कंटेंट की उस टीम में था जो सेलेक्ट और रिजेक्ट भी करता था थोड़ा बहुत, आप मुंबई में, कम से कम मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पे ऐसे लोगों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो मुंबई में आते हैं, जब स्टेशन पे उतरते हैं और वो मुंबई वाले हो जाते हैं। वहाँ पे ज़रूरत है कि कोई अहमदाबाद से आए, और अहमदाबाद से भी जिस मोहल्ले से वो आ रहा है उस मोहल्ले को लेके वहाँ पे टिका रह पाए। जैसे कादर खान साहब का एक, मैंने सुनते सुनते, जो कि मेरे को शौक है ऐसी कहानियाँ इकट्ठा करने का, तो उन्होंने कभी बोला था ऐसा कि मुंबई में हर नाम की एक लहर आती है, जो भी लोग वहाँ आते हैं उनके सबके नाम की समंदर में, मुंबई के समंदर में हर नाम की एक लहर आती है। सवाल ये है कि जब आपके नाम की लहर आती है तब तक आप उस शहर में टिके हैं कि नहीं। तो यही है मोटा मोटा। तो अभी वो तो अब जर्नी अभी शुरू ही हुई है, और मैं बहुत होपफुल हूँ कि शायद हम जैसी कहानियाँ जिन शहरों से मैं आया हूँ, हिंदी मीडियम स्कूल से, उस माहौल से, उस हरदोई शाहजहाँपुर से, वो सारी कहानियाँ हम पूरी दुनिया को दिखा पाएँ, और ना भी दिखा पाएँ तो कम से कम एक फेयर अटेम्प्ट करें कि वहाँ तक हम जाएँ। बाकी किताबें तो हैं, वो तो जो चल रहा है सो चल रहा है, और ये सब है। बाकी हम लोग सवाल जवाब में आराम से, जो भी आपके हैं, मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आपको जो भी होगा, तो अगर कोई ऐसा लगता है आपको तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। मैं इस तैयारी के साथ नहीं था कि ऐसे बातचीत होगी निबंध की तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी एंड में मैं ये एक ही चीज़ बोलने वाला हूँ, मतलब जब जा रहा हूँ पहले से बता देता हूँ स्टार बना के कि समयाभाव के कारण प्रश्न छोड़ना पड़ रहा है। अब आपके सवाल और उनके जवाब, उसी सिलसिले में सबसे पहला सवाल तो जो आपने बहुत शॉर्ट में बता दिया, मणिरत्नम एक ऐसे फिल्म मेकर जिनके साथ काम करने का बहुत बड़े लोगों ने एक सपना, या म्यूज़िक डायरेक्टर हो या कॉस्ट्यूम वाले हो, कोई भी हो, साहित्यिक कृति के ऊपर जब सिनेमा बनती है तो ये PS1 PS2 ऑलरेडी दक्षिण भारत में इतनी पॉपुलर है, ऑलरेडी लोगों ने, इतनी वहाँ के लोगों ने पढ़ी है, क्लासिकल उपन्यास है वहाँ का, महा उपन्यास बोल सकता हूँ मैं उसको। आप हिंदी मीडियम स्कूल वाले बच्चे, और आपने ये PS1 PS2, क्योंकि आपने इतने सारे क्लासिकल कृतियों को पढ़ा है, ये क्या इन उपन्यास से आप माहितगार थे, या इस फिल्म को लेकर आपको ये उपन्यास पढ़ने का मौका मिला? ये प्रोसेस क्या थी आपकी, कैसे आप मणिरत्नम से मिले? और हिंदी, क्योंकि एक साउथ की भाषा में फिल्म बनी है, उनको हिंदी के लिए और डबिंग डायलॉग नहीं लिखने हैं, आपको रिक्रिएशन करना है पूरा, ये प्रोसेस आपका कैसा रहा PS1 और PS2 का? तो जैसे जो पोनियन सेल्वन, आ रही आवाज़ क्या? आ रही है? हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज़? हेलो, अभी भी कम है मुझे लगा। हेलो हेलो, हाँ सही। तो जो पोनियन सेल्वन किताब है, वहाँ पे कल की उसके लेखक थे, उन्होंने सीरियलाइज 2.5-3 साल में वो किताब 1950 में वो चीज़ की थी उन्होंने। आ रही है ना आवाज़ पीछे? हाँ। तो उन्होंने किया था, वो बना रहे थे उस पर। ये फिल्म उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो पहले एक बार कभी हुआ था, फिर उसके बाद एक बार बनते बनते वो रह गया,
तो जब मेरे पास आया तो ये एक्चुअली फिल्म थोड़ी सी शूट हो चुकी थी इस तरीके से, और जो थोड़ा शूट हो चुका था तो बाद में रिक्रिएट करने में उन्होंने मुझे ब्रीफ दिया था। थे वो डबिंग ही डायलॉग, लेकिन उन्होंने मुझे एक ब्रीफ दिया था कि एक ही चीज़ बोली थी उन्होंने कि ट्रीट दिस फिल्म एज अ हिंदी फिल्म, है ना। और ये आप ये मानो ही मत कि तमिल तेलुगु कोई फिल्म है, आप बस वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लो एंड जस्ट रिक्रिएटेड। मुझे एडवांटेज ये रहा वहाँ पे कि वहाँ पे जो उनके एक असिस्टेंट थी उनको हिंदी आती थी और तमिल भी आती ही थी उनको। तो उनके साथ मैंने ना, चूँकि मैं किताब पढ़ के ही गया था, वो 6 पार्ट में किताब है जो अंग्रेज़ी में उपलब्ध है, हिंदी में आनी चाहिए, लेकिन वही है कि वहाँ की वो महाभारत है मतलब, और फिल्म में तो आ नहीं पाया। इनफैक्ट मुझे अब ये लगता है कि वो सीरीज़ होनी चाहिए थी और कम से कम 6-8 सीज़न बनते उसके, वो बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप दुनिया, कुछ उस लेवल का वो है काम उसमें, बहुत ही सिनेमैटिक है वो पूरा। और वो इतना अच्छा है कि जैसे हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हमारे यहाँ चोल साम्राज्य एक लाइन में होकर निकल जाता था, बिल्कुल, है ना। वो चोल साम्राज्य में क्या क्या था 9th सेंचुरी से लेके जो राजा चोल हुए, और उस समय जो उनकी नेवी पूरा क्या क्या किया है काम, तो मुझे तब जाके रियलाइज़ हुआ कि हमें पता ही नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं, जो मेरे लिए जो चैलेंजिंग पार्ट था कि अगर मैं बोलूँ कि इंडिया और पाकिस्तान, जैसे ही मैं बताऊंगा ना तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में टेंशन है, या इंडिया या चाइना में बोलूँ, लेकिन चोल और पांड्या के बीच में टेंशन थी, ये शायद आप में से कम लोग पकड़ पाए। तो वो मैंने पूरा कॉन्टेक्स्ट समझा, वो समय दिया, और वो उन्होंने बोला कि ट्रीट दिस एज हिंदी फिल्म, तो वो जब करते थे तो मैं हमेशा ये देखता था कि सीन में क्या हो रहा है एक बार ये, और फिर उसके बाद हम करते थे क्रिएट, और लगभग एक रेफरेंस पॉइंट था तमिल का हमारे पास, तो फिर वो किया। मुलाकात बड़ा फ़नी है, वो मैं बताता हूँ कि कैसे क्यों हुई मेरी मुलाकात। ये गूंज रही है क्या बस डबल? अच्छा, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों। तो होता क्या है कि जब आप, भाई मैं बता रहा हूँ हर चीज़ मेरे को किताब से ही मिली, तो मैं किताब लिखता था उसी समय। एक मामी फेस्टिवल होता है, मुंबई फिल्म फेस्टिवल, तो वहाँ पे कई सारे प्रोड्यूसर आते हैं, राइटर्स आते हैं, कई सारे लोग आते हैं जो कंटेंट लेना चाहते हैं। तो उसमें विजय कृष्णाचार्य सर आए थे, और विजय कृष्णाचार्य वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गुरु के डायलॉग लिखे थे, जिन्होंने धूम बनाई है सारी की सारी, और आप में से कुछ लोगों ने जस्ट मोहब्बत सीरियल देखा होगा, बिल्कुल, उसके वो उनके लेखक थे। तो आए, उनको किसी ने बताया कि किताबें बहुत बिक रही हैं, लड़के से मिलो। तो उस लड़के से वो मिले, वो लड़का मैं था, तो मिले, उन्होंने मेरा नंबर लिया। मुझे लगा ये तो बहुत बड़े आदमी, मैं कैसे इनका नंबर ले सकता हूँ, तो मैंने नंबर नहीं लिया, है ना। ऐसा मेरे 2 डायरेक्टर्स के साथ में ऐसा हुआ है। जैसे मुझे एक बार इब्ने बतूती या कुछ ऐसी बात थी, तो उसी इवेंट में विशाल भारद्वाज सर आए, तो उन्होंने कहा ये बड़ा सही लग रहा है, इसको मैं चाहूँगा कुछ इस पर। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो उन्होंने कहा नंबर आप नंबर बताइए, तो मैंने लिया। मैंने नहीं लिया, तो नंबर नोट कर लो, तो उन्होंने कहा नंबर नोट कर। तो क्योंकि आप घबराते हो ना कि अरे कहीं उनको करना होगा कर लेंगे। तो विजय कृष्णाचार्य सर ने चूँकि गुरु लिखी थी और वो उसमें थे, तो उनको जब आया और उन्होंने बड़ा मेरे साथ बड़ा सस्पेंस बनाया, तो उन्होंने फ़ोन किया मेरे को, उन्होंने बोला कि यार ये मेरे कुछ दोस्त हैं, ये लोग चेन्नई में, ये ठीक लोग हैं, इनका कॉल आएगा। कॉल 1 महीने तक नहीं आया, तो आपको ये चिंता हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी और को कॉल कर लिया उन्होंने। तो मैंने कहा अरे सर वो आया नहीं कॉल, तो कहते नहीं आएगा, डोंट वरी। तो फिर एक दिन मेरे को ऐसे ही फ़ोन आया कि हम मद्रास टॉकीज से बोल रहे हैं, और ये विक्टर सर ने नंबर दिया था आपका। तो मद्रास टॉकीज़ भी आपको याद है, लेकिन आपको सही से याद भी नहीं है ना, प्रोडक्शन हाउस का नाम है मद्रास टॉकीज़। और उन्होंने कहा आप कोविड का टेस्ट करा के आइएगा, क्योंकि सर के साथ आपकी मीटिंग है ना। तो वैसा वो समय था, तो फिर मेरी वो फिर मुलाकात तो फिर वैसा है कि जैसे मनी सर हो गए, रहमान साहब हो गए, ये लोग वैसे हैं ना, जैसे इस कमरे में है तो वो सूफ़ी माहौल है, वो अलग है। वो तो आई थिंक उस पर तो मैं किताब लिख सकता हूँ, तो कभी आगे वो अलग। जैसे मुझे यही शिकायत भी है थोड़ी बहुत मुंबई वाली जो फिल्मी दुनिया है, कि जैसे जो साउथ में मोरलेस अगर आप देखेंगे बहुत सक्सेसफुल वो लोग हो रहे हैं, वो फिल्म बना रहे हैं, लेकिन वो लोग फिल्मी लोग नहीं हैं। यहाँ पे उल्टा है। वो जैसे बैंक में आदमी काम करने जाता है, अच्छी एसबीआई की जैसे ब्रांच होती है ना, अगर होती तो, या होती है जैसे, तो वो लोग जाते हैं अपना काम करते हैं और शाम को ऐसे ही चले जाते हैं जैसे काम करके लौट रहे हैं, कोई बड़ा काम करके नहीं लौट रहे। तो इसलिए वहाँ पे वो चीज़ वर्क करती है ऐसा। और इम्तियाज़ सर के साथ भी ऐसे ही हुआ, जब बना रहे थे शो, तो चूँकि मैं मैं चूँकि मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, तो मैं पूरे यूपी में गाज़ियाबाद से लेके बलिया तक, झांसी से लेके ऊपर तक भाषा कैसे बदलती है ये मेरे को आइडिया था, क्योंकि मैंने 12 स्कूल बदले हैं टोटल।
और कभी भी चूँकि आप कभी किसी अधिकारी से मिलें, और आप मिलेंगे ही, आई एम श्योर आप में से कुछ लोग शायद सरकारी नौकरी में हो, कभी भी ये जानना हो कि अच्छा ब्यूरोक्रेट है या अच्छा मैनेजर, उसका केवल एक ही पैरामीटर है। आप अगर उससे पूछिए, उसकी 20 साल की रेटिंग होती है ना, उत्तम, सर्वोत्तम, अति उत्तम, जो भी, मीट्स एक्सपेक्टेशन, एक्सीड एक्सपेक्टेशन, किसी अधिकारी से अगर पूछेगा कि 20 साल की रेटिंग क्या है, अगर वो बताएगा उसकी सारी रेटिंग अच्छी है, तो इसका मतलब वो बहुत ख़राब अधिकारी है, वो बहुत अच्छा मैनेजर है, क्योंकि जो अच्छा काम करेगा उसकी रेटिंग खराब होकर रहेगी। मतलब हो सकता है ये सच ना भी हो, लेकिन मैं ऐसे ही जज करता हूँ। तो ये मोटा मोटा यही है। तो ये भाषाओं का जो आपका, तो मुझे था, तो उनको, क्योंकि वो अगर जो डॉक्टर अरोड़ा किरदार है उसमें, वो आप देखेंगे तो वो उसके ना 3 जगह क्लिनिक है। बिल्कुल। वो झांसी में रहता है, फिर भिंड जाता है, फिर एक दिन ऐसा आता है, तो वो तीनों मुझे समझ में आता था। ओके। हाँ, और उसमें बल्कि एक और मुझे बात याद आ रही, जो मैं बहुत रिस्पेक्ट से, वो राइटर नहीं रहे और मुझे लगता है कि बहुत सारे लेखकों को वो ड्यू नहीं मिला, तो मैंने वो लिखने से पहले पान सिंह तोमर कई बार देखी थी। बिल्कुल। और मैं पान सिंह तोमर के जो राइटर हैं, डायलॉग राइटर या राइटर ही पूरा, वो संजय चौहान साहब हैं। बिल्कुल। तो संजय चौहान साहब ने पान सिंह तोमर लिखी, उनकी लास्ट टू लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई। वो मुझे अक्सर मिलते, मैं नीलेश के लिए एक समय पे लिखता था, यादों का एडिट बॉक्स जो एक शो आता था, तो जो वो वहीं पे पास में ही रहते थे, तो अक्सर जब ब्रेक होता था तो वहाँ नीचे टहलते हुए सिगरेट पीते हुए मिल जाए। तो उन्होंने, और जब पान सिंह तोमर में अगर आप देखेंगे, मैं एक चीज़ बस बताना भूल गया, अगर कोई, हम लोग आजकल बड़ा रियलिस्टिक सिनेमा की बात करते हैं ना, कि बहुत रियल बनाना है, रियल बनाना है, तो जैसे ही रियल बनाते हैं हम तुरंत उसमें कि अच्छा डाकू लोग हैं वो तो गाली देते होंगे, हम डाल देंगे एज अ राइटर। आप पान सिंह तोमर अब दोबारा देखिएगा, उस पूरी पिक्चर में एक भी गाली नहीं है, और कहीं से आपको ये फील नहीं होगा कि ये डाकुओं की फिल्म रियल नहीं है। सेम गली बॉय में, जो चौल में, मुंबई में, जिसकी टफ लाइफ है, वो ऐसा हो नहीं सकता कि गाली ना देता हो, लेकिन पूरी फिल्म में एक भी गाली नहीं है। तो ये एज अ राइटर जब आपको लिमिटेशन मिलती है, तो उसको आपको अपॉर्चुनिटी की तरह कई बार देखना चाहिए। तो मैं संजय चौहान साहब का एक बस बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये बात पहुँचे। तो मैं वहाँ पे अक्सर, वो जब ब्रेक होता था तो नीचे खड़े थे, वो सिगरेट पी रहे थे, तो बड़ा कैजुअली, उनको पता था मैं किताब लिखता हूँ और यहाँ पे आता हूँ मीटिंग के लिए। बोले और देव क्या चल रहा है? मैंने कहा सर बढ़िया सर। और मैं उनसे हमेशा पूछना चाहता था कैसे लिखते हैं पान सिंह तोमर, और क्या क्या उन्होंने, आई एम कलाम शायद लिखा है, बिल्कुल, उसमें एक्टिंग भी की है उन्होंने। बिल्कुल। तो मैंने कहा सर और क्या चल रहा है? मैंने कहा सर बढ़िया चल रहा है। कहते हैं यार हिंदी में 2 ही लोग अच्छा लिख रहे हैं, बड़ा क्या। तो मैं, आपको भी क्यूरियोसिटी होती है, आप हिंदी में लिख रहे हैं कि कौन है वो 2 लोग, है ना, कि कौन अच्छा लिख रहा है। तो मैंने कहा सर कौन अच्छा है? कहता है एक तुम और एक मैं। और ये बात इतनी गहरी थी कि पूरी जो दिल्ली की हिंदी की दुनिया है, वहाँ पे हर हफ्ते 4 गोष्ठी होती है। हर हफ्ते जब किसी की कहानी की किताब आती है, तो कोई जो उस गोष्ठी में जो उसको चीफ गेस्ट होता है, वो बताता है कि प्रेमचंद के बाद अब यही पैदा हुए हैं। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक तुम और एक मैं, ये पूरी हिंदी की दुनिया उन्होंने लपेट दी इन 2 लाइनों में। वाह। एक मेरा सवाल है कि कॉरपोरेट, ये जो किस्से कहानियाँ का शोज़ बनाना, ये प्रोफेशनली शो को आगे ले जाना, अलग अलग शहरों में आप जाते हैं, ये आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि देखिए कविताओं के शोज़ तो होते हैं, यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी भी होती है, स्टैंड अप के इतने शोज़ होते हैं, इसके बीच में कहानी बाजी करना, ये आइडिया आपको कहाँ से आया और ये अनुभव अब तक का कैसा रहा? मुझे ये लगा जब मैं इधर ना, कोरोना के बाद से एक हमारे अंदर एक बेसिक नीड आई है लोगों से मिलने की, जो एक टच चला गया हमारा ना। अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में, अभी कल कोल्ड प्ले वाला हुआ था बॉम्बे में, है ना, हर कोई शो ऑफ कर रहा है। और अभी आपको मैं बताता हूँ, ऐसे भी इन्फ्लुएंसर आ गए हैं मार्केट में, वो जैसे उन्होंने दूसरी रो का टिकट ले लिया, वहाँ से वो वीडियो बनाएंगे और आपको वीडियो दे देंगे। वो वीडियो बेचते हैं अब लोग, ये कि जैसे आप कोल्ड प्ले में गए थे, कोल्ड प्ले में जाने का खर्चा है मान लीजिए 1 लाख का, वो वीडियो मिल जाएगा 10,000 में। ऐसे भी हम उस दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं कि वो दे देंगे जैसे आप वो गए हो, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो लाइव इवेंट्स वापस आ रहे हैं, लोग अब जा रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन ने इतना नंब कर दिया हमारे इमोशंस को। आप ठीक ठाक फिल्म भी देखिए ना, अपने घर पे आप जब देखते हैं 10 डिस्ट्रैक्शन के साथ, तो फिल्म आपको ऐसी ही लगती है, लगता है यार क्या ही है इसमें। लेकिन जब आप अपॉइंटमेंट व्यूइंग के लिए जाते हैं, पूरा की बंद करके अंधेरे कमरे में देखते हैं, तो चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाते हैं। तो हमारी एक बेसिक नीड है लोगों से मिलना जुलना। तो मुझे जब लगा, जब मैं कहानी सुनाना जब मैंने शुरू किया, तो उसकी एक बेसिक वजह तो ये थी, जो मैं बिल्कुल ईमानदार वजह ये थी कि जब आप नई नई मेरी किताब आई और किताब चूँकि बिकने लगी, तो लोग बुलाने लगे
बोलने के लिए, जैसे यहाँ पे बुलाया गया है। तो जब आपको बोलने के लिए बुलाया जाता है तो आपसे यात्रा आपकी जानने की लोग कोशिश करते हैं। तो वो ये नहीं जानना चाहते हैं कि यात्रा क्या है, वो जानना ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या बुरा हो गया था कि आप लेखक बन गए। तो मुझे ना जैसे मैं बड़ा इतनी देर से अपने ही बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ना ये अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन ऐसे रैंडमली मैंने किसी से पूछा कि आपका नाम क्या है, और इधर इनसे पूछा आपका नाम क्या है, और इन 2 लोगों की कहानी बना दी, है ना। और वो क्या हुआ कि वो कहानी जैसे ऐसे बनाई, और एग्जैक्टली मैं बनाता गया ऐसी मजाक में। मैं इतना बोर हो गया था उस बातचीत, उस दिन, यहाँ नहीं, यहाँ तो बड़ा मजा आ रहा है। तो वो जब ऐसे मैंने किया तो मुझे लगा यार ये तो बड़ा सही काम है, और ये बड़ी एक इसमें मज़ा आया। तो मैंने फिर 1-2 जगह जब लिट फेस्ट का इनवाइट आया मेरे को, तो 3-4 जगह जब मैंने कर लिया ये काम, ये सब कि आपका क्या नाम है, मैंने कहा राहुल, आपका क्या नाम है, नहीं अंजलि, वटेवर जो भी है, करके बना दिया। तो जो इनवाइट आया तो 3-4 जगह जब हुआ तो मैंने कहा मैं तो ये स्टोरीबाजी करता हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। मैंने स्टोरीबाजी ट्रेडमार्क के लिए दे भी दिया पैरेलली। वो हुआ नहीं, वो बात अलग है, क्योंकि स्टोरी वर्ड इतना कॉमन है और वकील को भी पैसे चले गए। तो जब वो किया ना, तो जब ये हुआ तो स्टोरीबाजी जब आप कर रहे हो तो आप परफॉर्म कर रहे हो। तो जो लिट फेस्ट में आपको बुलाते हैं तो पैसे नहीं मिलते हैं, है ना, क्योंकि आप तो ज्ञान दे रहे हो जनरल आके। लेकिन जब आप स्टोरीबाजी करते हो या जब परफॉर्मेंस करते हो तो उसके पैसे मिलते हैं। तो मैंने कहा मैं कहानी सुनाने के पैसे लेता हूँ। मैंने एक जगह, जैसे क्या होता है अंट शंट आप नंबर बोल देते हो, है ना। मैंने आज से 5 साल पहले एक जगह ऐसे उन्होंने पूछा कि स्टोरीबाजी करने का आप क्या लेंगे, ऐसा करके। तो मैंने कहा वैसे तो मैं 1.5 लाख रुपए लेता हूँ लेकिन चूंकि मेरा वहाँ आने का मन भी है और आप लोग अच्छे भी लग रहे हैं तो मैं 1 लाख में कर दूंगा। अब वो मान गए उन्होंने कहा बस एक रिक्वेस्ट है, मैंने कहा आप बताइए। तो कि आप ना 2 बार कर दीजिएगा, एक बच्चों के लिए अलग और इनके लिए। मैंने कहा बिल्कुल, इसमें क्या बात है। और मैं सही बता रहा हूँ, उस दिन के बाद से जब मैं लिट फेस्ट में जाता हूँ और अगर मैं पैसे लेके गया हूँ, फिर आप मेरे से भारत की विदेश नीति पे बात करा लीजिए, मैं शांति से कर लेता हूँ लेकिन अगर पैसे नहीं तो लेकिन मुझे ये लगा कि देखिए, और मैं क्यों ये बात मैंने की, क्योंकि अगर कोई भी लिट फेस्ट होता है, वहाँ पे जो टेंट लगेगा, जहाँ पीछे स्क्रीन लगेगी, ये माइक लगेगा, कुछ भी लगेगा, लिट फेस्ट की बात कर रहा हूँ, उन सब का खर्चा है ना, एक कोई तो दे रहा है वो खर्चा, है ना। ये वैसे ही है कि जैसे सारा खेल जो है वो बंदर दिखाता है और सारे पैसे मदारी ले जाता है। और सारे के सारे लिट फेस्ट मोर और लेस आप देखेंगे तो वो नेटवर्किंग एक्सरसाइज होगी। सारे के सारे लिट फेस्ट में फिल्मी लोग ज़्यादा हैं। आप लेखकों को ऐसे ना, जैसे समंदर में जितनी मछली होती हैं जितनी कम, उतने आप छांट पाएंगे कि पूरे लिट फेस्ट में आप कभी उठा के देखिए कितने लेखक आ रहे हैं जो केवल लेखक धनिया है ना। तो वो आप आते हैं धनिया की तरह, और वो धनिया की तरह भी नहीं आते हैं, धनिया की तरह फिल्म वाले लोग, चूंकि और ऐसा नहीं है, नथिंग अगेंस्ट देम, मतलब, लेकिन ये है कि आते हैं और उसकी वजह से आपको लगता है भीड़ आ रही है या जो भी आ रहा है। लेकिन लेखकों के लिए कुछ ऐसा था नहीं। तो मुझे ये लगा कि यार ये परफॉर्म करूँगा तो पैसा भी मिलेगा और ये चीज़ भी आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे धीरे धीरे कहानी सुनाते सुनाते चूँकि और इवॉल्व होता गया, तो मुझे एक चीज़ मैंने बदलने की कोशिश की स्टोरी में, कि आप ट्रेडिशनल जितनी भी स्टोरी टेलिंग है वो 1 वे है, एक व्यक्ति सुना रहा है और दूसरा व्यक्ति सुन रहा है, 2 लोग चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि जैसे दादी बैठी हैं पीछे, तो मैं दादी का नाम पूछूंगा और मैं दादी की कहानी बता दूंगा, या यहाँ पे बैठे हैं, आपका क्या नाम है, जैसे नहीं आपके सर पीछे हिताक्षी ना। तो जैसे मैंने पूछा कि क्या नाम है आपका, तो उन्होंने बताया हिताक्षी। तो मैं बोलूँगा हिताक्षी मैं सबको बता दूँ हमारे बारे में आपको याद है ना सब ऐसा। तो मैं लेकिन भूलता चला जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको भी इतनी बातें याद है। मतलब मे बी, मतलब समथिंग लाइक दैट, मे बी कि विद इन दैट लिमिट। तो मुझे लगा कि जो कहानी है, हम लोग कहानी इसलिए सुनते हैं क्योंकि जो हीरो या हीरोइन होता है कहानी का, या प्रोटैगनिस्ट होता है, हम अपने आप को उसमें सुपर इम्पोज कर लेते हैं, इसीलिए वो हमारी कहानी हो जाती है। तो मुझे लगा कि जब मैं कहानी बनाऊंगा या सुनाऊंगा तो उसका हीरो मैं नहीं रहूँगा, जो सुनने वाला है वो उसका हीरो होगा। इसीलिए स्टोरीबाजी को लेके, और मुझे लगा कि ये थोड़ा कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसको हम लेके अलग अलग जगह जा सकते हैं। भले बात मैं अपने तरीके से सुना रहा हूँ, लेकिन वो न केवल हिताक्षी की कहानी हो जाएगी, वो यहाँ पे बैठे हर किसी की कहानी हो जाएगी। तो ऐसा ये कोशिश है, थोड़ा बहुत इसी बात के पैसे हैं, थोड़े बात। वर्तमान हिंदी साहित्य में ऐसे कौन से लेखक हैं जो दिव्य प्रकाश दुबे को बड़े पसंद है?
अगर आप लोगों ने नीलोत्पल मृणाल को नहीं पढ़ा है बिल्कुल, तो, और उनके गीत नहीं सुने, आप इसके बाद यूट्यूब करिएगा, अगर बिल्कुल, आप जिसमें से बिल्कुल, आपको मतलब नीलोत्पल को इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इस देश में हम लोग के क्या है ना, जो लोग गाँवों की बात करते हैं, हम लोग के गांव बहुत बदल गए हैं, है ना। इस मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस हिंदुस्तान का जो सबसे खतरनाक चुनाव है वो ग्राम प्रधान का चुनाव है ना। वो इकलौता चुनाव जहाँ भाई भाई की जान लेता है ना। उसके अलावा उससे खतरनाक कोई नहीं। अगर आपको हिंदुस्तान के आज के गाँव को समझना है, और जैसे दिल्ली में जो लोग आते हैं तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो सक्सेसफुल लोगों की कहानी बहुत लोग कहने वाले, हर कोचिंग वाला कह रहा लगा कि हमारे यहीं पढ़े थे, लेकिन जो लाखों लोग फेल होते हैं उनकी कहानी नीलोत्पल कह रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसलिए आपको पढ़ना चाहिए नीलोत्पल को, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और मुझे ये भी लगता है कि जब नए टाइम, जैसे एक रोहिन करके राइटर है, रोहिन कुमार, उसने एक लाल चौक करके किताब लिखी है, तो वो पढ़िए, तो वो आपको नॉन फिक्शन जो कश्मीर एक अलग तरीके से आपको खुलेगा उस दुनिया में जब जाएंगे। तो वो है ऐसे बहुत, बट ये है कि इनसे आप शुरू कर सकते हैं एक तरीके से इनको पढ़ना। वैसे एक राकेश कायस्थ हैं, जिन्होंने, मैंने एक ऑडियो शो बनाया था दिल लोकल नाम का, उसके भी वो लेखक हैं, और उन्होंने बहुत पहले एक मोशन शेखर्स आता था उसके भी कुछ एपिसोड लिखे थे, और उनकी एक किताब है राम भक्त रंगबाज, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग, जो 90s का टाइम था उसको उन्होंने लिखा है। वो नए तो नहीं है उम्र में, लेकिन चूंकि किताब उनकी दूसरी तीसरी ही है, ये एक प्रजातंत्र के पकौड़े भी बनाई थी उन्होंने किताब, लेकिन वो एक मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। जैसे नीलोत्पल को पढ़ेंगे तो आपको ह्यूमर भी मिलेगा। जैसे बड़ा एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ नीलोत्पल की, जब मैं किताब पहली बार पढ़ रहा था तो उसमें वो माता जी, अब लड़के नहीं जा रहे थे तैयारी के लिए, आप घर से निकल रहे होते हैं तो आपको दही खिलाई जाती है, दही माथे पे लगा दी जाती है, और जब माथे पे दही लगा दी जाती है तो उसमें बड़ा सही उसने डिस्क्राइब किया कि मैं सोचता था कि दही से केवल दही बड़ा बनता है, छाछ बनती है, तो माता जी कहती हैं दही से यात्रा बनता है, जाओ तो दही से यात्रा बनती है। ये बहुत फाइन है नुआंस उसका, अगर आप पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। डार्क हॉर्स नाम है उनकी किताब का, उनको पढ़ना चाहिए। उससे पहले आप एक और लेखक हैं दिव्य प्रकाश दुबे, उनकी मुसाफिर कैफे और करीब ने बतौती पढ़ सकते हैं। इनसे आप शुरू करें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। हिंदी साहित्य में किताबें प्रकाशित होती रहती है, लेखक आते हैं, कवि आते हैं, वो लिखते हैं, पाठक पढ़ते रहते हैं। अचानक से एक पूरा नया माहौल, नई वाली हिंदी, ये जो टर्म डेवलप हुआ है, नई वाली हिंदी, अब नई वाली हिंदी की परंपरा के आप लेखक हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप हिंदी साहित्य और नई वाली हिंदी साहित्य के माध्यम से? ये ऐसा सवाल है कि इसका मैंने सबसे ज़्यादा बार जवाब देने की कोशिश की, और हर बार में जवाब बदलना पड़ता है मुझे कि मैं और क्या नया बोल दूं नई वाली हिंदी के लिए। देखिए, हम नई वाली हिंदी में कोई फ़र्क नहीं है। जो भी हिंदी हम लिख रहे थे, जैसे पहले लिखते थे लोग, वैसे हम अभी भी लिखते हैं। हुआ क्या, जब हम लोग पैदा हो रहे थे एज अ लेखक, आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले, तो हमारे पास ना, जैसे हर जनरेशन का एक बेचैनी का एक नारा होता है। जैसे पंजाब में उन्होंने साडा हक दिया था नारा, वो उस इमोशन को बता रहा है कि साडा हक, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, वो उस समय के इमोशन को दर्शाता है। तो हमारे पास जब हम हिंदी में पैदा हो रहे थे तो हमें अपनी बात कहने के लिए कोई ऐसी एक चीज़ चाहिए थी जिससे हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। तो हमने क्या किया कि हमने, जो हमारा पब्लिकेशन हाउस है, तो हम लोगों ने, दिल्ली बुक फेयर अभी लगने वाला है 1 फरवरी से 9 फरवरी, तो दिल्ली बुक फेयर जब लगने वाला था उस बार, तो हमने सोचा ऐसा क्या करें, यहाँ तो हज़ारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, हमारी बात पहुँच जाए। तो हमने स्टॉल लिया और वहाँ पे बड़ा पोस्टर पे, खूब बड़ा जितना बड़ा हो सकता था, वहाँ पे लिखवा दिया नई वाली हिंदी, है ना। जैसे ही नई वाली हिंदी कहीं पे लिखा होता है तो ऑटोमेटिकली एक चीज़ होती है, क्या कोई पुरानी वाली हिंदी भी है क्या, है ना। ये तुरंत ऑटोमेटिक एक सवाल है ना, ऐसा क्या है इसमें नया जो है वो अप्रोच है। बिल्कुल। अगर आप देखेंगे पुरानी वाली हिंदी या कोई भी ऐसी बात, अगर आप, मैं मजाक में ऐसे बोलता हूँ कि जो हिंदी के पुराने पब्लिशर्स हैं, आप लोगों ने, सब लोगों ने जो 70s 80s में फिल्में देखी होंगी, उसमें ना वर्सोवा बीच पे माल उतर रहा होता था, एक सफ़ेद कपड़े में एक आदमी रहता था, पाइप पी रहा होता था, गोल्डन चेन, आपको बताना नहीं पड़ता था, हम समझ जाते थे कि ये विलेन है। तो हिंदी के ऐसे बहुत सारे पुराने पब्लिशर्स हैं जो वहाँ के वर्सोवा बीच में माल धर रहे हैं, उनको पढ़ी नहीं है, उनके यहाँ जो किताब छपे वो लोगों तक पहुँचे, उनको पढ़ी नहीं है, क्योंकि उनकी एक लाइब्रेरी की अपनी उनका एक तरीका है उसको बेचने का, उसको करने का। हम लोग जब आए, पैदा हुए, तो हम लोग को था कि किताब जो हम लिख रहे हैं वो वहाँ पे जब लिखें और वहाँ से आम लोगों तक पहुँचे, 100 रुपये में पहुँचे, 150 रुपये में पहुँचे,
डिस्काउंट के बाद जितने भी रुपए में पहुंचे। अब तो इधर यूक्रेन की वॉर के बाद पेपर बहुत महंगा हो गया है, तो इधर थोड़ी हर किसी ने किताबें महंगी की, वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको 2014 की बात बता रहा हूँ, 15 की। तो हमें लगा कि हम लोगों तक जो पहुंच रहे हैं, ये अप्रोच है नई वाली हिंदी। बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, हिंदी में कि कोई भी किताब आती थी, या जो जितनी ये रिटेल हैं, ई रिटेल हैं, जितनी वेबसाइट्स हैं, ये कोई भी किताब की प्री बुकिंग नहीं करता था। मुझे याद है, मैं मार्केटिंग में हुआ करता था, मैंने मेल लिखी है कई सारे उनको कि आप किताब की प्री बुकिंग करिए, तो उन्होंने कहा हम तो हिंदी किताब की करते नहीं है, मार्केट नहीं है या ये नहीं है। वो दिन है और अभी का, जब उस समय उन्होंने नहीं किया, तो एक वेबसाइट ने किया था उस समय, इन्फीबीम करके एक साइट आती थी। तो हम लोगों ने क्या किया कि किताब आने के बाद हिंदी में कोई 500 किताब बिक जाती थी तो शोर हो जाता था। तो जिस दिन हम पैदा हो रहे थे वहाँ पे, मतलब ये सारा जब माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो हम लोगों ने ये सोचा कि हमारा कंपटीशन कोई भी हिंदी की दूसरी किताब नहीं है, हमारा जो कंपटीशन है वो इंग्लिश की जो हाईएस्ट सेलिंग किताब है वो है। हमारा गेम वहाँ पे है, क्योंकि हर आदमी जो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी पढ़ रहा है वो हिंदी भी पढ़ सकता है, ये कॉन्फिडेंस हम, जैसे इसीलिए मुझे शुरू के जो 50-70% रीडर्स मिले वो उनकी पहली हिंदी किताब थी। वो इतनी आसान तरीके से लिखी गई थी, जैसे चाय की टपरी पे कोई बात करता है, जैसे ऑफिस में लोग कलीग आपस में बात करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश की कि उसको ऐसा आसान बनाया जाए, और आसान भाषा बनाने से कहानियाँ आसान नहीं हो जाती हैं, वो और मुश्किल हो जाता है उसको आसान में करना। तो वो कोशिश की। तो ये अप्रोच जो था कि प्री बुकिंग हो, इसीलिए किताब आई थी 2013 दिसंबर में, किशोर चौधरी की चौराहे पे सीढ़ियाँ। वो ब्लॉग लिखते थे, राजस्थान में एक जगह बाड़मेर है, वहाँ पे बैठ के, वहाँ आकाशवाणी में काम करते थे, ब्लॉग लिखते थे, उनको 1000 लोग पढ़ते थे, 1000-2000। तो जब उनकी किताब आई तो हमने प्री बुकिंग पे लगाया, मैंने मेल किया, ये किया, वो किया अपने पब्लिशर के साथ, क्योंकि मैं तो बिल्कुल वो क्रांतिकारी था ना वहाँ पे कि हमें दुनिया बदलनी है। तो वो किताब 147 प्री बुक हुई थी, 147। ये हिंदी में घटना ही पहली बार घट रही थी कि किताब अभी आई नहीं है और 147 बिक चुकी है, जहाँ पे 500 का रेफरेंस पॉइंट है। उसके 2 महीने बाद 13 जनवरी को मेरी जो किताब आई, तो मैंने तो सारे जो मार्केटिंग के दोस्त थे और जो पुराने थे उनको सबको इमोशनली ब्लैकमेल करके उन्होंने कहा लेनी है, और सबको फ़ोन कर करके कि लेना है, टारगेट है करके, तब मैं सेल्स कर चुका था। तो मेरी किताब 297 बिकी थी। वाह। और हिंदी में किताब आने से पहले 297 बिक जाए, ये बहुत बड़ी घटना थी, जहाँ साल भर में 500 में लोग खुशी मनाते थे। अभी भी कितनी मैगजीन में आप जब देखते हैं तो लेखकों का नंबर लिखा होता है, वहाँ पे एड्रेस भी लिखा होता है। मुझे यही दिक्कत होती है, जो अप्रोच जो पुराना है उससे, ये कि आपकी एक कहानी किसी मैगजीन में छपी और आपको 3 महीने में 15 लोगों ने फ़ोन करके बोल दिया बहुत अच्छा आपने लिखा है। यही हमारा हासिल है। जैसे नई वाली हिंदी क्या है, मैं आपको बहुत आखिरी बात बता के जवाब खत्म करूंगा वरना लंबा हो जाएगा। हिंदी में या पूरी दुनिया में एक मजाक चलता है, हिंदी के कम से कम लेखकों में, कि लिखते हो पर करते क्या हो। हाँ ठीक है, लेखक हैं, करते क्या है ना, ये मजाक है। मैं अपने जीते जी इस मजाक को इस धरती से मिटा दूं, यही नई वाली हिंदी। मैं अपना आखिरी सवाल पूछकर फिर इनकी ओर बढ़ता हूँ। ये शायद आपको बिल्कुल पसंद ना आए ऐसा सवाल है कि ये जो नए बच्चे लिख रहे हैं, जो लिखना चाह रहे हैं हिंदी में, जिनकी अपनी अभिव्यक्ति है, अपना इंस्टाग्राम है, अपना फेसबुक है, शायद अब सिर्फ इंस्टाग्राम है, फेसबुक भी नहीं उनके लिए, तो वो जो लिखने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपके सामने, आपकी किताबों के सामने, आपकी 6 किताब पढ़ने के बाद उनको एक विश्वास होता है कि हम भी लिख सकते हैं दुबे जी की स्टाइल में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो नई वाली हिंदी का हिस्सा बन रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, मेरे से अभी तक नहीं पूछा है किसी ने, और इतना जिम्मेदार भी नहीं ठहराया है किसी ने कि पूरी जो जनरेशन बर्बाद हो रही है हमारी वजह से ही हो रही है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं ये बात, मेरी भी बहुत बड़ी ये चिंता है कि इतने सारे लोग लिख रहे हैं, कुछ भी लिखा जा रहा है, स्पेसिफिकली जो एक स्पोकन की एक दुनिया खुली है, जहाँ पे अगर आप 90% उन किताबों और उन कविताओं और कहानियों को बॉयल डाउन करें, छन्नी से छान दें, 90% कविताएं इस बारे में कि वो हमें छोड़ गई और अब मैं अकेला हो गया हूँ, वाइसे वर्सा, वो एक ट्रॉपिकल एक चीज़ जैसी हो गई। लेकिन मेरी उम्मीद मालूम है क्या है, कि बावजूद उसके वो जो भी कर रहा है वो शब्द की तरफ लौट तो रहा है। वाह। वो बंदूक तो नहीं चला रहा ना लेके, जैसे मेरे गांव में आज की डेट में इतनी खर बेरोजगारी है कि मैं अभी गया था किसी के मरने में, तो ऐसे भी लोग मुझे मिले, उन्होंने बोला भैया हम 5000 में मार देंगे। तो एक दूसरा कजिन आया, उसने बोला कि भैया ये 5 ले रहा है, मैं 4 में मार दूंगा। कम से कम ये वो तो नहीं कर रहा है, मतलब शब्द की तरफ लौट। और देखिए क्या है ना, ये यात्रा बहुत शुरू होगी 100 लोगों की, लेकिन वहां तक पहुंचेंगे 2 लोग, लेकिन वो 2 लोग ना फिर और 100 लोगों को खींच लेंगे जो शायद
1000 लोगों को बदले। लेकिन अगर हम यहीं पे फिल्टर लगा दें, हम लोग कौन है फिल्टर लगाने वाले? हम ही लोग अच्छा लिख रहे हैं, बुरा लिख रहे हैं। जैसे मैं बड़ा मजाक में बोलता हूँ कि अभी से बहुत लोग इवेल्युएट करते हैं दिल्ली वाली दुनिया में, जहाँ पे गोष्ठी होती है हर हफ्ते, कि हम लोगों को ये क्या है, तो कचरा है, तो क्या है। अरे हम कचरा लिखें या अच्छा लिखें या ख़राब लिखें, अभी हमें पैदा हुए 10 साल हुआ है, अभी तो पहली किताब आए 10 साल हुआ है ना। प्रेमचंद जी ने उतनी लंबी उम्र तक लिखा। अब तो उन्होंने लगभग 405 कहानियाँ लिखी हैं। अगर आप आज की डेट में, मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, उनकी सारी कहानियाँ आप पढ़ेंगे, और ये बात थोड़ी सी हो सकता है बुरी ना लगे, वो सारी कहानियाँ अच्छी नहीं है, वो सारी कहानियाँ इस समय रेलिवेंट नहीं है, लेकिन जो उनकी रेलिवेंट है वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। वो प्रेमचंद जी इसलिए नहीं बढ़े हैं कि उन्होंने 400 कहानियाँ लिखी हैं, वो इसलिए बढ़े हैं कि उन्होंने 15 ऐसी कहानियाँ लिखी जो कभी नहीं मिटेंगी। मंटो इसलिए थोड़ी ना बढ़े कि उन्होंने 200 कहानियाँ लिखी हैं, उसमें से 15-20 कहानियाँ ऐसी हैं जो धरती के मिटने के बाद भी शायद बच जाएंगी, दोबारा धरती बनेगी, फिर वो कहानी रेलिवेंट रहेगी। मोपासा इसलिए थोड़ी ना हमारे 43 साल में आदमी चला गया, वो इसलिए हमारे क्योंकि वो इस लेवल पे कनेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग जो ये मान लेते हैं ना, एक बस आखिरी ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जब हम मानते हैं ना कि पहले कई बार इस आज लिखने लगे, ऐसा नहीं है। अगर आप 70s 80s 90s में कभी भी आप देखें, हर डेकेड में खराब राइटिंग हुई है। प्रेमचंद जी के समय सब तो लोग थोड़ी ना अच्छा लिख रहे थे, 50s में थोड़ी ना सारे लोग अच्छा लिख रहे थे। समय धीरे धीरे फिल्टर कर देता है, और समय धीरे धीरे केवल अच्छे को नहीं फिल्टर करता, अच्छे की भी एक टाइम लिमिट है, वो भी फिजल आउट हो जाएगा। तो हम आए हैं, खेल खेल रहे हैं, पानी बह रहा है, मुंह धुल रहे हैं, जितनी देर में मुंह धुलना है इतने में तो खेल खत्म हो जाना है। क्या बात है, ऐसा है। तो आप उसको, मुझे लगता है, आने देना चाहिए, हमें फिल्टर नहीं लगाना चाहिए, वो अपने आप टाइम में लगाएगा फिल्टर, और उसी पे छोड़ देना चाहिए। बहुत खूब। अब आपके सवाल और दुबे जी के जवाब। सवाल मुश्किल था लेकिन आसान, मैंने आसान आंसर आसान। बताइए वहाँ पे। गुड इवनिंग सर। हेलो। हाँ जी, बताइए दिलीप। यस सर, आपका मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिएगा। आपका सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है? बैठ जाओ आप। एक और क्वेश्चन भी है इसके लिए। हाँ बताइए। नहीं, आप पूछ लो, दोनों ही पूछ दोनों सवाल पूछ लीजिए। जैसे सर ने पूछा कि आजकल बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, तो कई सारे लोगों को ना वो एक भ्रम होता है कि बागबान की तरह उन्होंने कहानी लिख दी और 10 लाख का एक पेचेक मिल जाएगा रॉयल्टी का। तो थोड़ा एक वो हॉरर फिल्म है, आपको पता है ना, वो बागबान हॉरर फिल्म है। हाँ। थोड़ा एक रियलिटी चेक भी अगर आप दे दें हाँ। तो प्लीज, थैंक यू। अच्छा, रॉयल्टी का रियलिटी हाँ जी, चेक। हाँ जी। मतलब रॉयल्टी, सॉरी आप समझ गए सवाल? हाँ, रॉयल्टी मैं कितनी नहीं होती समझा, है, हाँ, ऐसा। सॉरी। हाँ लोगों को ये सपना होता है कि अच्छा कहानी लिख दी हाँ तो और रॉयल्टी स्टार्ट हो जाएगी, जो हाँ। आजकल एक भ्रम होता है सबको। हाँ। ठीक है, सो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी अच्छा, चप्पलें ओके। घिसवानी पड़ती है, ऑन दैट बेसिस। तो पहला सवाल, क्रिटिक्स आपके कौन है? आपका सबसे यार बड़ा- अभी ना क्या मैं बताता हूँ दिलीप, इसमें, और ये मैं बड़ा, मुझे इस बात का ये दुख भी है इस बात का कि इस समय कॉन्टेम्पररी टाइम्स में क्रिटिक है ही नहीं, केवल ट्रोल हैं। क्रिटिक अगर कोई करे ना तो आपको मज़ा आता है, क्रिटिक आपको सुधारता है, डंडे मारता है। हम ट्रोल करने वाला क्या करता है, मैं मजाक में एक दिन मैंने ऐसे ही बहुत, अब तो मैं वो ओपिनियन नहीं देता सोशल मीडिया पे, 4-5 साल पहले की बात है, मैंने ऐसे ही लिखा था कि एक क्रिकेटर बनने के लिए, एक म्यूजिशियन बनने के लिए, एक अधिकारी बनने के लिए, एक एडवोकेट बनने के लिए, अच्छा एक डॉक्टर बनने के लिए आपको सालों लगते हैं, और एक ट्रोल बनने के लिए एक डेटा पैक, है ना। तो ये आप एक डेटा पैक से आप बन जा रहे हो, कुछ भी ट्रोल कर देते हो, क्रिटिक है ही नहीं। और ये अच्छी बात है कि क्रिटिक नहीं है, क्योंकि ना जब क्रिटिक नहीं होने से अब क्या हुआ है, जो आपका पाठक है ना वही आपको बता देता है कि आप क्या गलत कर रहे हो। वो एग्जैक्टली अभी तो ऐसे पाठक हैं कि 15 पेज पढ़ा, सर बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया, मेरी भी लाइफ ऐसी है। 30वें पेज पे, अरे सर आपने इसको मार दिया। वो आपको बताता है इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ना, वो आपको बता रहा है, आपको हर एक चीज़ बताएगा अगर आप ध्यान से अपने पाठक को सुनेंगे उसको। और एक चीज़ हमेशा माननी चाहिए, और मैं मानता हूँ कि जो कलेक्टिव विजडम आपके पाठक की है वो आपसे बहुत ज़्यादा है। वाह। आप उसको ज्ञान में नहीं गिरा पाओगे, आप उसको एक ही चीज़ में पकड़ सकते हो, जब आप अपना सच ईमानदारी से बताओ और उसके सच से जुड़ जाओ। कोई और तरीका नहीं है। दूसरा सवाल था, इसमें एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये वैसे ही हो जाता है कि मोटा मोटा कोई सैलरी ही पूछ ले, लेकिन फिर भी है ना।
कर्ट वॉनेगट करके एक बहुत बड़े राइटर हुए अमेरिका में। पिछली बार जिनको बुकर मिला था उनकी राइटिंग उनसे सीखा, मतलब इंस्पायर्ड था बहुत कुछ उनका, उन्होंने मतलब एक्नॉलेज भी किया उसको। बहुत बड़े राइटर हुए कर्ट वॉनेगट। तो वो एक पार्टी में गए, है ना, और उनके साथ एक वर्ल्ड इज़ फ्लैट जो किताब है उसके भी लेखक गए। दोनों लोग पार्टी में थे। एक मल्टी मिलियनेयर के यहाँ पार्टी थी, खरबों डॉलर होंगे उनके पास। उस पार्टी में दोनों लोग खड़े थे। तो जो वर्ल्ड इज़ फ्लैट वाले राइटर हैं, उनका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, तो लेकिन आप गूगल मत करिएगा वरना मेरा फ्लो टूट जाएगा। तो वो गए तो उन्होंने कर्ट वॉनेगट से पूछा कि भाई आपको कैसा लगता है कि जो आपके होस्ट हैं ये आज एक दिन में इतने पैसे कमा लेंगे जितने आप लाइफ टाइम में नहीं कमा पाएंगे अपनी किताबों से। तो कर्ट वॉनेगट ने कहा उनको कि आई नो वन थिंग विच ही डजेंट, ही मतलब उनका होस्ट, कि मुझे एक चीज़ ऐसी पता है जो मेरे होस्ट को नहीं पता है। तो उन्होंने पूछा क्या ऐसी चीज़ है? तो कर्ट वॉनेगट ने कहा कि आई नो हाउ मच इज़ इनफ, कि कितना मेरे लिए है। तो जो रॉयल्टी वाला, ये मैं मोटा मोटा इसलिए बताता हूँ कि पापड़ बेलने या उसकी बात नहीं, इंपॉर्टेंट बात मालूम है क्या है? जैसे गुरुदत्त साहब की लाइफ, मैंने बीच में अबरार अलवी की किताब आई थी उनकी, किसी ने इंटरव्यू किया था। गुरुदत्त महान इसलिए नहीं है कि उन्होंने फिल्में अच्छी बनाई, गुरुदत्त महान इसलिए है कि अपने लाइफ टाइम में एक के बाद एक फेलियर के बाद भी वो फिल्म बनाते रहे। ये चीज़ उनको महान बनाती है। उनको पता था, ये इतना कन्विक्शन था कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। आप कोई ऐसी किताब लिखें जो लाखों में बिक जाए, है ना, और आपको पता है कि आपने ब्लफ किया है, इसमें आपको नींद नहीं आएगी। अगर कोई ऐसी किताब हो जिसमें आपने पूरी ईमानदारी से अपने आप को उड़ेल दिया, वो एक भी नहीं बिके, तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे। तो आई थिंक वो जर्नी है। बट ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ दिलीप, जैसा ये टाइम है कि आप ईमानदारी से कोई चीज़ लिखें तो वो उस साल नहीं होगी कनेक्ट, वो 3 साल बाद हो जाएगी अगर वो सच है। मैं आपको इसलिए बताता हूँ, मैं अपनी फेसबुक मेमोरी में देखता हूँ कभी कभी जब दिखता है, तो मैं देखता हूँ जब मैं पहली किताब का डालता था और इतना बड़ा पोस्ट बना के लिखता था कि कितनी महान चीज़ मैंने लिख दी है ना, और उसमें मैं देखता हूँ अब ना मेमोरी में 3 लाइक हैं, है ना। अब पूरा मैंने लगाया होगा 3 घंटा लाइफ का उस पर, इतने बड़े पोस्ट के लिए 3 लाइक हैं उस पर। लेकिन वो 3 लाइक इंपॉर्टेंट है, वो इतना बड़ा लिखना ज़रूरी है ताकि हम आगे उसके पार कर पाएँ उसको। वो 3 नहीं होते तो फिर 3000 नहीं होते, वैसा है। वाह, कोई और सवाल? अगर दुबे जी की अलमारी में 20 बुक्स है तो हाउ विल दुबे, जो आपने नहीं पढ़ी है, तो आप कैसे तय करोगे कि अभी नेक्स्ट कौन सी पढ़नी है? ये बहुत रैंडम होता है। आप बैठ जाइए प्लीज़। तो ये बहुत ही रैंडम है, जैसे ना वो बहुत, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एज अ ह्यूमन 24 घंटे जो हमारे पास हैं, मोर और लेस सारे लोग जब हम सुबह उठते हैं, तो हम जब सुबह उठते हैं तो मोस्टली लोग या तो कबीर वाणी या भजन कुछ लगाते हैं, है ना। आप सुबह सुबह न्यूज़ चैनल नहीं खोल देते जहाँ जाएँ, कई लोग खोलते हैं, लेकिन मोस्टली जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग अपना सुबह भजन चलाते हैं। शाम तक करते करते जब उनका दिमाग दिन भर सड़ जाता है जो काम कर रहे होते हैं, तो शाम को आके फिर ऐसे रील देखते हैं, 1 घंटा निकल जाता पता नहीं चलता, ठीक है। ऐसा कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं, कुछ कि ये पता चल जाता है ना कि ये, जैसे मेरी माता जी ही हैं और इतनी सीधी हैं बेचारी, कि जैसे उनको रोज़ डायबिटीज़ में क्या खा लें तो शुगर बनना कम हो जाएगी, उनको एग्जैक्टली पता है ना। लेकिन वो सब कुछ अप्लाई करती हैं, एक चीज़ नहीं करती हैं कि वो मीठा खाना नहीं छोड़ती हैं, है ना। तो आप देख रहे हो उधर, तो हर किसी का मूड वो होता है 24 घंटे में बदलता है। तो कभी किसी किताब का आपका मूड है तो वो बन जाता है, कभी ऐसा होता है जैसे कभी आप बहुत बहुत फिक्शन देख रहे हैं, तो ऐसे दिन आते हैं कि आपको मन करता है नॉन फिक्शन कुछ पढ़ लें। जैसे मैं एक और किताब सजेस्ट करता हूँ आपको, जो आजकल बहुत पॉपुलर हुई, युवा नोराल हरारी की जो किताब थी, उसकी एक एंटी थ्योरी किताब है, ह्यूमन काइंड नाम की। वो आप पढ़ेंगे आपको बहुत अलग मज़ा आएगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ इस दुनिया में अच्छे लोग ज़्यादा हैं और बुरे लोग कम हैं। और वो किताब बहुत मोटी है, लेकिन आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में उसमें, जैसे उन्होंने समझाया है उसको कि क्यों ये ऐसी बात, इसीलिए दुनिया चल रही है कि यहाँ पे ठीक ठाक लोग ज़्यादा हैं। और उसको उन्होंने पुराने केसेस से, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से कैसे कैसे डिफाइन किया। तो बहुत मूड पे एकदम से मन करेगा तो मैं कविता, जैसे नॉर्मली मेरा जो अप्रोच है लिखते समय, मैं हमेशा पहले 15-20 मिनट कुछ पढ़ता हूँ, उसके बाद लिखने में जाता हूँ। और इसको मैं मतलब जब है ना समय आप लोगों के पास, तो एक किसी विदेशी राइटर का मैंने ये पढ़ा था कहीं पे, कि जब उनसे पूछा गया कि आप कैसे लिखते हैं, तो उन्होंने कहा इसमें क्या है, लिखने में क्या है, मैं आता हूँ अपना कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। कहते अच्छा तब आप लिखना शुरू करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, जब मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ तो बाहर की दुनिया नहीं बंद हो जाती, मैं वेट करता हूँ। वाह। फिर कहते फिर अच्छा फिर आप लिखना शुरू करते हैं। कहते नहीं, कहते फिर मैं बैठता हूँ सामने लैपटॉप के,
तो कहते अच्छा फिर आप लिखना शुरू करते? कहते नहीं, कहते मैं लैपटॉप पे बैठ के वेट करता रहता हूँ कि जब मैं वहाँ से हट जाऊँ तब मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो ये पूजा करने जैसा है ना, इतना सरेंडर घर पे। दोनों चीज़ें। वाह दुबे जी, बताइए। ले लीजिए माइक, ले लीजिए, रिकॉर्ड होगा फिर बाद में। आजकल ये सब हो गया ना, रील कटनी होती है। आज ही मैंने बोला था सबसे ज़्यादा रील इनकी कटनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम नमस्ते, जीनल है। मुझे आपसे यह जानना है कि आपके जीवन का सबसे गर्व जिस क्षण में आपको अनुभव हुआ हो वो आप शेयर कीजिए। अब बैठ जाइए, मैं बताता हूँ। एक मुंबई में पृथ्वी कैफ़े करके एक जगह है जहाँ पे प्लेज होते हैं। आप लोग कभी जब भी मुंबई आप में से जो लोग नहीं गए हैं वो जाएं तो वहाँ जाके प्ले देखिए, किसी भी रैंडम दिन चले जाइए, कुछ ना कुछ हो रहा होगा। बहुत अच्छा नहीं होगा तो अच्छा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा होगा। और आपने थिएटर वैसे नहीं देखा, यहाँ तो बहुत पॉपुलर है इधर यहाँ पे थिएटर, और यहाँ पे थोड़ा गुजराती थिएटर नॉर्मली लाउड भी होता है थोड़ा सा। तो वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो पृथ्वी में जो लोग प्ले देख रहे होते हैं उसके बाहर एक कैफ़े है वहाँ पे, और कैफ़े में लोग आते हैं, पराठे खाते हैं। और एक समय पे वो इतना कमर्शलाइज नहीं हुआ था, आप जाते थे, एक कप चाय लेके आप 2-3 घंटे बैठ सकते थे। अब वो दौर नहीं है वहाँ पे। लेकिन ऐसे ही एक बार मैं अपने 4 दोस्तों के साथ वहाँ पे बैठा हुआ था पृथ्वी कैफ़े पे। वो हुआ, पराठा आया, पराठे का बिल दिया गया। जब बिल दिया तो एक कस्टमर कॉपी मिलती है, जो आते थे ना कि कस्टमर कॉपी पूछते हैं लोग। तो वो जो वेटर था उसने आया, उसने कस्टमर कॉपी दी, और देते देते उसकी नज़र वो नाम लिखा होता है तो उस पर गई। तो उसने मुझसे कहा कि सर आप ही के नाम के ना एक राइटर भी हैं। तो मुझे ये बात इसलिए ज़्यादा अच्छी लगी, और मुझे ये लगा क्योंकि देखिए शब्द जो हैं, और ये इरशाद कामिल की लाइन में कॉपी करके आपको बोल रहा हूँ, इरशाद साहब की, कि शब्द जो हैं, शब्द का जो रिश्ता है वो समझ से है, और समझ की शक्ल बनने में समय लगता है। तो मुझे ये लगा कि ये अगर मेरी शक्ल पहचान लेता ना, इतनी बड़ी बात नहीं होती। वो जो लड़का था अर्जुन, एक्टिंग का स्ट्रगल करने आया था वो, और मुझे इतनी सुंदर ये लगी बात कि उसका मुझसे जो रिश्ता है उस नाम से है, वो दिव्य प्रकाश दुबे से, और उसको वो नाम याद है। जबकि किताब के पीछे फ़ोटो थी छोटी सी, है ना, और अब तो मैं वैसा दिखता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो रिश्ता उस शब्द से बना पाया। वो मेरी शक्ल से बहुत बड़ी बात थी। तो वो मुझे लगा कि हाँ, मैं जो ये रोज़ समंदर में बोतल के अंदर चिट्ठियाँ डाल के फेंक रहा हूँ, वो कहीं तो पहुँच रही हैं। वाह, क्या बात है। सर मुझे ये पूछना है कि जो कहानियाँ मन में लिख दी है, फिर पन्नों में भी लिख दी है, फिर वो पन्ने उड़ रहे हैं लेकिन वो किताब का रूप नहीं ले पा रहे, तो उसका क्या करें? अच्छा, मुझे लगा मैं तो आपको बताने वाला था आप लैपटॉप या कंप्यूटर ले लीजिए। मेरे भी पन्ने खो जाते हैं। मैंने एक नई चीज़ शुरू की है। मैं वो रिम लेता हूँ सफ़ेद कागज़ को, जाके स्पाइरल बनवा लेता हूँ उसका। अब तो स्पाइरल भी मिलता है, स्टूडेंट वाली जो जगह होती है। आप ना उसकी जल्दबाजी मत करिए। मतलब एक जो है ना, ये बहुत धैर्य का काम है ना। रामचरितमानस में जो सबसे काम की लाइन मुझे लगती है, वो उसमें आता है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखी चारी। तो जो धीरज, धर्म, मित्र और नारी में धीरज को 1 मिनट के लिए हटाते हैं, धर्म, मित्र और नारी, धर्म जो भी वे ऑफ लाइफ है, मित्र जो भी दोस्त है आसपास है, और नारी मतलब स्पाउस, वाइस वर्सा, आदमी औरत दोनों, ये तीनों एक्सटर्नल है। धीरज है वो आपका है ना, वो पर्सनल चीज़ है। और धीरज आप कहीं सीख नहीं सकते। धीरज आपको बहुत धीरे धीरे पालना पड़ता है अपने आप को। तो वो रहने दीजिए, वो जिस दिन आएगा समय ना, वो हो जाएगा। आप बस, आपका काम क्या है कि आपके अगर वो पन्ने हवा में उड़ रहे हैं तो वो हवा में उड़ते ज़्यादा से ज़्यादा पन्ने उड़ाते रहें। क्योंकि तेंदुलकर महान बैट्समैन थे, तो ऐसा थोड़ी ना कि ज़ीरो पे आउट नहीं हुए थे। उनकी महानता इस बात में नहीं थी कि वो ज़ीरो, बात ये थी, जैसे सहवाग मेरे को बहुत पसंद थे जब खेलते थे, तो वो चाहे पिछले मैच में 6 रन बना के गए हों या 206, अगले मैच में वो वैसे ही खेलते थे जैसे 200 रन बना के गया था आदमी। वो एटीट्यूड कितना सही लगता था। भले उसकी वजह से हम हारे होंगे मैच, लेकिन वो एटीट्यूड बहुत अच्छा था कि आप बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। जैसे हमारे घरों में, हर घर में एक कहानी होती, तो हमारे यहाँ जो कहानी सुनाई जाती थी कि अगर कोई गाड़ी है, उसमें चाहे 3 चम्मच पेट्रोल हो और चाहे 3 लीटर पेट्रोल हो, अगर उसकी मैक्सिमम स्पीड 80 हो सकती है तो 3 चम्मच वाला भी एक बार 80 पे ले जाएगा। आपको नहीं पता है ना कि कितना तेल है, क्या है, तो आप बस अपना
पन्ने उड़ाते रहें पतंग की तरह और आ जाएगा एक दिन। उसके लिए कोई उसका कोई मेथड नहीं है कि ये करिए तो हो जाएगा। पाछड़ क्रांति। हेलो सर, मेरा ये सवाल है कि आपके अक्टूबर जंक्शन जो बुक है उसकी प्रस्तावना में लिखा है कि अक्टूबर जंक्शन की कहानी आपके पास मुसाफिर कैफ़े से पहले थी और ये कहानी कुछ वक्त रूठी रही, तो ये कहानी रूठने की क्या कहानी है, मतलब व्हाट इज़ द थॉट? पता नहीं, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कई बार क्या होता है ना कि आप तैयार हो रहे होते हो, आप जब प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, अभी आप तैयार नहीं होते हो कई सारी चीज़ें करने के लिए। तो जैसे मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं यहाँ पे आको बाको है कि नहीं, जहाँ पे भी यहाँ पे किताबें उपलब्ध रहेंगी। आको बाको में एक कहानी थी पहला पन्ना, मैंने जब वो लिखी थी कहानी तो मुझे ऐसा लगा कि आज तक मैंने जितनी राइटिंग की है वो मैं इस कहानी को लिखने की तैयारी में था। वाह। मुझे ऐसा लगता है। तो अक्टूबर जंक्शन या मुसाफिर कैफ़े आप रिश्तों के उस परत को अभी समझ नहीं पाए हैं। तो आपको मोटा मोटा आइडिया, जैसे मुझे यहाँ से बनारस जाना है तो बनारस में जा सकता हूँ फ़्लाइट लेके, दिल्ली जा सकता हूँ, दिल्ली से बैलगाड़ी ले सकता हूँ, यहाँ से पैदल चल सकता हूँ, यहाँ से साइकिल से जा सकता हूँ। और हो सकता है जब मैं यहाँ से बनारस के लिए निकलूँ तो मुझे ये पता चले कि जो गंगा जी बनारस वाली हैं उससे अच्छी तो कानपुर वाली हैं। हो सकता है मेरा कानपुर ही मेरा बनारस हो। तो ये लिखते हुए मुझे शायद लगा कि ये मैं नहीं, वो अभी उतना रेडी नहीं हूँ उस मैच्योर रिश्ते को निभाने के लिए एज अ राइटर, तो इसलिए। हेलो सर। घर वाले भी पूछेंगे सवाल। बताइए सर, मेरा प्रश्न ये है कि एक अच्छा गायक बनने के लिए बहुत रियाज की ज़रूरत होती है। एक अच्छा क्रिकेटर, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन, कुछ भी बनना हो तो हमें रियाज की बहुत ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। तो एक लेखक बनने के लिए और अच्छा लेखक बनने के लिए अगर मैं कहूँ, रियाज क्या कर सकते हैं? एक लेखक का रियाज क्या होता है? तो पहले तो ये सवाल जो है ये किसी अच्छे लेखक से करना जो अगली बार यहाँ पे कोई लेकिन ये असल में हुआ क्या है, सोशल मीडिया ने एक चीज़ जो हमारी खा ली है थोड़ी सी, कि पहले हम लोग ना जैसे जब स्कूल जाते थे कॉलेज में ना, एक हमेशा एक रफ रजिस्टर लेके जाते थे स्कूल में जब जाते थे, उस रफ से कई बार आके फेयर करते थे, है ना। सोशल मीडिया ने क्या किया, जो हमारे रफ रजिस्टर का आखिरी पन्ना था जहाँ हम केवल इंक चेक करते थे कि पेन चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका जो एक्सेस है, उसकी जो खिड़की है पूरी दुनिया के सामने खोल दी। और उस खोलने में क्या हुआ कि उसमें आने लगे लाइक और रीच। तो कई बार इसीलिए मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं कि ये बता दीजिए सर ये पोएम कैसी है या ये कहानी कैसी है। मान लो मैंने शुरू में मैं क्या करता था, मैं बड़ा जेन्युइनली पढ़ के बताता था कि इसमें थोड़ा आप मेहनत करिए, आप इब्ने इंशा को पढ़िए, आप केदारनाथ सिंह को पढ़िए, ये तो वो लड़का या लड़की, ऐसा कई बार हुआ मेरे साथ, तो उन्होंने कहा सर आप क्या बात कर रहे हैं, इस पर तो 150 लाइक आया है, आप कह रहे हैं इसको सुधारो। तो लाइक उसका पैरामीटर शायद नहीं है उस तरीके का, वो है कि चलो कोई बात आपकी चिपकी है। बट रियाज, चूँकि राइटिंग में हम लोग रफ पेपर को काटने का हमने सिलसिला कम कर दिया है। और जैसे 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 आप जैसे प्रिंट होना शुरू होते हैं तो आपके साथ और दिक्कतें हो जाती है। जिस दिन आपको ये पता चल जाता है कि आप जो भी लिखेंगे वो छप जाएगा, इससे ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। क्या बात है। जिस दिन आप, मतलब वो रेशियो तो मैं नहीं बोलूँगा कि मैथ्स की तरह 10 पेज लिखें और 1 बचाएं, ये भी जो लोग बोलते हैं वो भी गलती है। लेकिन मुझे लगता है आपको अपने आप अंदर से पता रहता है कि आप ये लिखते समय ईमानदार थे कि नहीं थे। वो एक ड्राफ्ट में भी आ सकता है, बट आपका काम ये है कि आप ज़्यादा लिखें और कम छपे, ज़्यादा करें, क्योंकि आपकी रियाज क्या है, शब्द है ना आपके रियाज। तो कई सारे, जैसे बहुत सारे बाहर के राइटर तो काउंट करते हैं, जैसे हेमिंगवे का मैं पढ़ रहा था, उनकी तो कितनी इन पे किताबें और कितनी फिल्में भी बनी हैं उनके उस पर, तो वो तो खड़े होकर एक तो पहले लिखते थे, तो उनका था वो टेबल ऊपर नीचे हो जाता था, है ना, तो खड़े होकर लिखते थे और वो अपना एक मेंटेन करते थे कागज़ पे कि आज उन्होंने कितने शब्द लिखे। जैसे मैं भी ये काम करता हूँ कि मैं बहुत छोटा सा ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं कोई कहानी लिखता हूँ तो आज 20 तारीख है, 20 जनवरी 2025 है, आज कहानी नहीं पूरी होगी, एक दिन में नहीं होती है कई बार पूरी कहानी, तो जब मैं अगली बार बैठूंगा तो वही फाइल जो है उसको कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा उसी फोल्डर के अंदर और लिखूँगा 26 फरवरी 2025। तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैंने कितने दिनों में और कितना शब्द लिखे हैं, तो मेरे पे प्रेशर रहता है। मैं थोड़ा सेल्स में मैंने नौकरी की है सर की तरह, तो इसलिए मेरे को दबाव से थोड़ा प्रेशर बनता है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता रहता है कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि उसमें तारीख जब दिखती है ना और हाँ लगता है कि 10 दिन हो गए लिखे हुए, तो आप पे एक दबाव बनता है। क्योंकि राइटर अच्छा या बुरा होता वही है जो अच्छा मूड हो या ख़राब मूड हो लिखे, एक्टर अच्छा वही होता है जो एक्टिंग करे।
तो वाली बात है। पीछे सर, आपने वक्तव्य में बताया कि पीड़ा में से दृष्टि मिलती है, तो आपकी कौन सी ऐसी पीड़ा है कि जिसमें ज़्यादा दृष्टि मिली? अपने घाव दिखाइए। सर इसी वजह से मैंने कहानी सुनाना शुरू किया था। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं एक्चुअली। मेरा बहुत टचवुड जीवन सही रहा है, तो ऐसा मेरी जो पीड़ा एक जो डीप डाउन अभी भी है, और जो शायद वही क्रिएटिव फ्यूल भी है मेरी लाइफ का, कि मेरी सारी लड़ाई जीवन में बहुत ये रही कि मैं हूँ कौन, मैं क्या, ये जो अभी मैं कर रहा हूँ क्या मैं ये हूँ, या हो सकता है कल को जाके मुझे यही मज़ा आ जाए कि मैं कहीं पे मोमोज बेच रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं उस लाइफ की उस पॉसिबिलिटी को लेके बहुत खुला हुआ हूँ, क्योंकि मैंने ना ये इतना बहुत प्लान करके किया नहीं है मैं कौन। और मैं इसलिए भी बताता हूँ, इस सवाल का जवाब इसलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था रजनीश पढ़ते हुए, क्योंकि हम लोग के तरफ ईस्टर्न यूपी में अदरवाइज भी हम लोग के बचपन में कहानी बताई गई थी उस कि द्विज बोला जाता है, जो होता है कि कोई जिस दिन जब आदमी पैदा होता है, एक तो वो उसका 2 बार आदमी का जन्म होता है, एक दिन जिस दिन वो पैदा होता है धरती पे आता है, और दूसरी बार उसका जन्म तब होता है जब वो जान जाता है कि वो धरती पे क्यों आया है। तो मैं अभी भी उससे थोड़ा जूझ रहा हूँ, और ये बहुत फिलॉसफिकल इसमें है कि मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि अभी भी कहानी में मैं यही कोशिश करता हूँ कि क्या मैं ये सही से बताने लायक हो गया हूँ कि ये सही है कि नहीं है। तो पीड़ा सर नहीं है, पीड़ा का ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपके अंदर वो खालीपन का रोल होना चाहिए, अदरवाइज़ आप कैसे क्रिएट करेंगे, आप भरेंगे कैसे। और ये भी एक चीज़ है कि चाहे जितनी भी ये सुंदर दुनिया है, एज अ क्रिएटिव पर्सन हम सारे लोगों के लिए ये दुनिया पूरी नहीं पड़ती, तभी तो अकेले कमरे में जाके हम कुछ हाथ चला रहे होते हैं। ये दुनिया पूरी नहीं है, हम दूसरी दुनिया बनाने का एक सपना तो देख ही रहे हैं, किताब में से ही वो ना पूरा हो, तो शायद वही चीज़ कराती रहती है, क्योंकि जब तक ये दुनिया परफेक्ट नहीं है तब तक यहाँ फ्यूल मिलता रहेगा लिखने का। ये वैसा है। एक आखिरी सवाल, समय की मर्यादा को 2 सवाल है, यही है, मैं बोल देता हूँ अभी। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लेखक बनने के बाद आप में क्या क्या बदलाव आया है? अब मैंने नौकरी करना छोड़ दिया है। एक तो यही बदलाव नहीं, एज अ लेखक बहुत सारे बदलाव हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग भी ना। जैसे आपको ये लगता है कि जो आप करें या जो आप कर रहे हैं, चूँकि आपके शब्द ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो एक जिम्मेदारी भी लगती है ना। मैं इसीलिए जब इंटरव्यू भी दे रहा होता हूँ या कोई बात कर रहा होता हूँ, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि उस कमरे में कितने लोग हैं। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड हो रही है तो शायद मेरे जाने के बाद भी ये देखी जाएगी। तो मैं बहुत हमेशा ध्यान रखता हूँ इस बात का। और ये पहले नहीं, मैं बड़ा पहले कैजुअल था बहुत सारी चीज़ों में। तो मुझे हमेशा है कि जो आपसे शब्द निकल रहे हैं, कोई ऐसी बात मैं ना बोल दूँ कि किसी की लाइफ पे कोई बुरा इम्पैक्ट हो जाए, है ना। तो वो मैं कोशिश करता हूँ, एक कॉन्शियस। पहले नहीं था, पहले बहुत कैजुअल था। क्या होता, एक नौकरी छोड़ते दूसरी लग जाती, दूसरी छोड़ते तीसरी लग जाती, किसी को भी बुरा बोल सकते थे, किसी को भी अच्छा बोल सकते थे। तो एज अ राइटर वो एक फ़िल्टर आ गया है कि जब मैं बोलूँ, कोई भी बात करूँ, तो हमारे हाथ में वो जहाँ जाएगी वो तो नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से करेक्ट रहें, वो है जो मेरी वैल्यू सिस्टम है वो सही रहे थोड़ा बहुत। आज का आखिरी सवाल। हाय सर, नमस्ते, मैं वर्षा सोलंकी। सर 21 कहानियाँ जिसमें मैंने लिखी है और दिल्ली यश पब्लिकेशन से मेरी प्रकाशित हुई है, लेकिन करीब दो साल से मैं लिखने का ट्राई करती हूँ। और नदी की जो राइटर है, गुजराती राइटर, उनको बताती हूँ मैं, वो जाने माने राइटर है, मैं उनको बताती हूँ, बोलते कि ये तो सब्जेक्ट आ गया है, तो ये कॉमन है, ये बहुत मतलब ठीक ठाक है, कुछ श्रेष्ठ लिखो, श्रेष्ठ लिखो। तो आपकी परिभाषा श्रेष्ठ की क्या होगी? तो एक तो आपको उनसे ही पूछना चाहिए जो आपको बता रहे हैं वैसे, लेकिन मैं आपको एक बिथोवन बहुत बड़े जो सिंगर मतलब म्यूज़िक बनाते थे, है ना, तो उनके पास एक लड़का गया एक बार पूछने के लिए, एक व्यक्ति गया कि भाई आप हमें बता दीजिए, मैं आप जितना अच्छा आप सिम्फनी बनाते हैं तो मैं भी वैसे ही बजाना चाहता हूँ, वैसे ही मैं बनाना चाहता हूँ, आप बता दीजिए क्या करना रहेगा। तो बिथोवन ने कहा इसमें क्या है यार, ये तो बहुत ऑर्डिनरी चीज़ है, इसमें क्या है, 5 साल इसकी प्रैक्टिस करो, 5 साल वाले नोट की प्रैक्टिस करो, 5 साल ये करो। बिथोवन ने उसको 30 साल का एक प्लान दे दिया कि ये 30 वर्षीय योजना है ना, दे दिया। तो उस आदमी ने कहा भाई तुम क्यों गधा बना रहे हो मेरे को, तुम्हारी खुद की उम्र अभी 17 साल है और तुम मुझे 30 साल का प्लान बता रहे हो। तो बिथोवन ने कहा कि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं किसी से पूछने नहीं गया था,
तो मुझे लगता है कि मतलब आई एम श्योर वो रिस्पेक्टेड जो भी लेखक होंगे, कोई भी व्यक्ति जो आपको, हमें ना किसी दूसरे को लाइफ में मौका नहीं देना चाहिए कि वो हमें रिजेक्ट कर पाए या हमें बता पाए। तो मुझे लगता है वहाँ उसको भूल जाइए ना। देखिए एक बात मैं बहुत ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, जैसे ही आपकी कोई किताब आएगी, आप में से जो लोग भी लिखे होंगे, हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम किताब किसी को दे दें, कोई बड़े लेखक को, और वो बता दें। मैं आपको एक किस्सा सुना के बात आज की ख़त्म करूँगा। उदय प्रकाश नाम के बहुत बड़े हिंदी के एक लेखक हुए हैं अभी भी, अब तो उतना कम लिख रहे हैं, उतना नहीं लिख रहे हैं जो मेरी जानकारी में नहीं है। तो उनके पास मेरा एक दोस्त गया एक बार कि सर ये मैंने लिखा, और हम लोग को सबको होता है ना कि भाई मैंने लिखा है, सर आप बता दीजिए कैसा है, अच्छा है, ख़राब है, क्या है। तो मेरा एक दोस्त गया उनके पास और उसने कहा कि सर ये मैंने लिखा है और ये आप बता दीजिए कि ये अच्छा है, ख़राब है। तो उन्होंने बड़ा स्मार्ट जवाब दिया जो मुझे हमेशा के लिए याद हो गया। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है ना, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ कि लिखते लिखते एक दिन तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि अच्छा है या ख़राब है, उस दिन तुम लेखक बनना शुरू होगे। क्योंकि दूसरे को हमें देना ही नहीं है मौका, वो पाठक होना चाहिए, दूसरा लेखक नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब आप लोगों की किताब आएगी और जब आप पब्लिश करेंगे तो वहाँ पे 150 लोग वहाँ पे कमेंट करेंगे बधाई हो, 5 लोग किताब लेंगे उनमें से। वो 5 लोग सबसे ज़रूरी लोग हैं जो लेंगे, क्योंकि वो फिर 25 लोगों तक लेके जाएंगे। वाह। वो 150 लोग ज़रूरी नहीं है। तो आप छोड़िए उनकी बात, बड़े होंगे, उसका नाम भी बता दीजिए, रिकॉर्ड हो जाए ताकि अच्छा अरे वाह, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे हिसाब से, मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। और नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं, उन्होंने एक चीज़ तो सही बोली कि जो श्रेष्ठ हो, बात तो ये सच है, लेकिन श्रेष्ठ हो आप तय करिए, किसी और पे मत डालिए। नेक्स्ट आने वाली है बहुत जल्दी, ये टेंशन मतलब यार नाम से किताब आएगी, और इस बार पहली बार मैंने नॉन फिक्शन किताब लिखी है। तो मेरा मन था बहुत दिनों से कि कुछ, अब होता क्या है कि मैंने शरद जोशी, बहुत बड़े सटायरिस्ट हुए, उनका एक मैंने ऐसे पढ़ लिया, उसमें उन्होंने लिखा था बड़ा अच्छा कि अगर आप देखिए आसपास, और मैं अपनी तरफ से भी जोड़ के थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट, बड़े से बड़ा एक्टर, बड़े से बड़ा डायरेक्टर, नेता, हर कोई अल्टीमेटली, बड़े से बड़ा क्रिकेटर, सबकी आ गई है किताब, है ना। तो सारे लोग किताब लिख रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि जब आदमी किताब लिखता है और फिर हर व्यक्ति जब थोड़ा किसी फील्ड में चला जाता है तो उसको ये काम करना पड़ता है, उपदेश देना पड़ता है, ज्ञान देना पड़ता है, जैसे मैं अभी बैठ के दे रहा हूँ, है ना। तो मुझे ये लगा कि जब मेरे को ये ज्ञान हो ही गया है कि मैं देना है और देना चाहिए सही से, तो क्यों ना मैं किताब में ही लिख दूँ, ये 3 चीज़ें करके लाइफ बदल जाएगी। इस टाइप का नहीं लिखा है मैंने, लेकिन मैं चाहता था कि जैसे इस तरीके की मैं किताब बहुत दिनों से लिखना चाहता था कि जो मेरे मोहल्ले का 18 साल का लड़का है या जो 18 साल की लड़की है, वो ये जाने कि जब इसके जैसा लड़का कुछ कर सकता है लाइफ में, तो हमारा भी कुछ हो ही जाएगा। धन्यवाद। आज की ये खूबसूरत शाम, जितना संवाद हुआ लगता है कि अधूरा ही है, पर दुबे जी ने अपनी किताबों में लिखा है कि जो शाम, जो बात अधूरी रह जाती है, वो कहीं अधूरी किताबों में मिल जाती है। तो उनकी ही कहीं अधूरी किताब है जो हमने अभी आधी छोड़ी है, उन किताबों में शायद आपके बाकी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। नवजीवन ट्रस्ट परिवार के वती मैं आपका बहुत शुक्रगुजार मानता हूँ कि आप यहाँ पधारे और आपने अपने जीवन और कथा के बारे में बात की। મારા ચેરમેન વિવેક દેસાઈ, પરામર્શક કપિલ રાવલ, શિલ્પા દેસાઈ અને નવજીવન ટ્રસ્ટની ટીમ વતી आप सबનો પણ આભાર मानूँ છું। यहाँ पे दिव्य प्रकाश दुबे जी की किताबें यहाँ रखी गई है, आप वो किताब परचेस कर सकते हैं, लेखक का ऑटोग्राफ भी आप यहाँ ले सकते हैं। दरवाजा पास एक डायरी राखी है, એ ડાયરીમાં आप આપનો વોટ્સઅપ નંબર નોંધાવી શકો છો, તો આવનારા કાર્યક્રમની વિગતો તમારા સુધી પહોંચશે। તો બીજા શોર્ટ એક નાનકડી નોટિસ સાથે આવનારા કાર્યક્રમની કેટલીક વિગતો તમને આપી દઉં છું। 26 જાન્યુઆરી અને રવિવાર ભરત મહેતા વડોદરાથી આવે છે। પ્રભુદાસ ગાંધીનું એક સુંદર પુસ્તક છે જીવનનું પરોઢ, એ પુસ્તક વિશે એ વાત કરવાના છે। 1 ફેબ્રુઆરી અને શનિવાર જુગલ દરજી અને રિંકુ રાઠોડ આવે છે અને કાવ્યગોષ્ઠી પરંપરામાં એમની કવિતાઓ રજૂ કરવાના છે। 8 ફેબ્રુઆરી અને શનિવાર પંક્તિ દેસાઈ આવે છે નવસારીથી, અને દલિત પેન્થર આખી બહુ મોટી મોમેન્ટ ગુજરાતી સાહિત્યમાં થયેલી, આ મોમેન્ટ વિશે વાત થશે। 23 ફેબ્રુઆરી રવિવાર સુભાષ ભટ્ટ કબીર વિશે વાત કરવા આવશે। 8 માર્ચ અને શનિવાર કાવ્યગોષ્ઠીમાં હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ આવી રહ્યા છે, અને છેલ્લે 23 માર્ચ અને રવિવારમાં
બે યુવા ગુજરાતી લેખક મયુર ખાવડુ એ નરસિંહ ટેકરી નિબંધ સંગ્રહ અને વિષ્ણુ ભાલિયા એ પોતાની દરિયાઈ નવલકથા ખારા પાણીને ખમ્મા એ બે વિશે વાત કરવા આવશે. તો આ કેટલાક આવનારા ઉપક્રમોની વિગતો આપું છું. આપ આપનો વોટ્સઅપ નંબર ત્યાં નોંધાવી શકો છો. ફરી આપણે બધા દિવ્યપ્રકાશ દુબેનો આભાર માનીએ છીએ. ગુજરાતીમાં આભાર માનું છું कि आप पधारा. बस मैं एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, मेरे को सही बता रहा हूँ, मैं आया तो कल स्टोरी टेलिंग शो और ये सब मिला के सब इसके लिए, लेकिन ऐसी बातचीत, ऐसी शाम, वो भी सोमवार को इतनी ऐसा यहाँ अहमदाबाद में ही, और आप ही लोग सब लोग ट्रस्ट और आप सब लोग मिलके कर सकते थे. ये बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे लोग शाम को किसी को भी सुनने के लिए इकट्ठा हैं कम से कम. तो ये मतलब बहुत ही मेरे लिए इंस्पायरिंग, और मैं चाहूँगा कि ऐसा अगर इस तरीके का कोई और चैप्टर बाकी शहरों में आप लोग कर पाएँ तो बहुत, और जिस सभी एज ग्रुप के लोग भी दिख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है. और मेरे से बहुत, मुझे ये भी डर लग रहा था बोलते हुए कि मैं कोई इतने ऐसी बात ना बोल दूं कि जो सही ना जाए. तो अगर कोई गलती हुई ही होगी तो उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ. लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं एक बार ज़रूर ऐसा होगा कि मैं सुनने के लिए जब भी कोई ऐसा हो, क्योंकि मैंने 8 मार्च तक तो सुना, क्योंकि मुझे याद है कि 8 मार्च को मेरे को बैंगलोर में कहानी सुनाना है. तो मैं उसके बाद कभी ऐसा लगा तो मैं ज़रूर मैं आना चाहूँगा, और यहाँ पे जितना होता है, चाहे फोटोग्राफी वाला 2 साल में जो एक बार होता है, ज़रूर मैं आऊँगा और सुनना चाहूँगा यहाँ बैठ के शांति से, और आप लोगों से समझना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है आजकल. धन्यवाद. शुभ रात्रि.